एक महिला हवलदार जिसने अपने कॉर्प्स कमांडर पिता की पहचान छुपाई। उसकी फौलादी सैनिक भावना को एक कंपनी कमांडर के क्रूर उत्पीड़न ने बेरहमी से कुचल दिया। अंत में जब उसने सब कुछ खो दिया तो उसने निराशा की गहराइयों से अपने पिता को फोन किया। बेटी की चीख के बाद अगले दिन उस यूनिट पर जो कहर बनकर टूटा वह पिता के गुस्से से भरे सितारों वाले प्रतिशोध का हेलीकॉप्टर था। लद्दाख में हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट की एक सुबह असाधारण रूप से ठंडी थी। सूरज निकलने से पहले ही एक नीला सा अंधेरा परेड ग्राउंड को घेरे हुए था और रात में गिरिओस बैरकों की छतों और कंटीले तारों पर पाले की तरह जम गई थी। यूनिट में सब कुछ ठहरा हुआ लग रहा था और उस खामोशी को एक ऐसी गड़गड़ाहट ने तोड़ा जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। धड़ धड़ धड़। हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आसमान को चीरती हुई आवाज पहाड़ों से गूंजती हुई पूरी यूनिट में फैल गई। संतरी पोस्ट पर पहरा दे रहे गार्ड्स ने चौंककर आसमान की ओर देखा। अंधेरे में एक विशाल काला साया उभरा। यह भारतीय सेना का मुख्य हमलावर हेलीकॉप्टर HAL ध्रुव था। लेकिन यह कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं था। उसके धड़ पर 3 सितारे स्पष्ट रूप से चित्रित थे। यह कॉर्प्स कमांडर का विशेष कमांड हेलीकॉप्टर था। यह क्या है कॉर्प्स कमांडर साहब, इस सुबह बिना किसी सूचना के? क्या यह कोई ड्रिल है या कोई वास्तविक स्थिति? ड्यूटी पर मौजूद अफसर और JCO घबराहट में बैरकों से बाहर भागे। सभी के चेहरों पर घबराहट और चिंता थी। कॉर्प्स कमांडर का बिना सूचना के आना एक ऐसी बड़ी घटना थी जो पूरी यूनिट को तहस नहस कर सकती थी। खासकर यूनिट के कमांडरों के लिए यह मौत की सजा के समान था। हेलीकॉप्टर ने एक जोरदार हवा का झोंका पैदा करते हुए परेड ग्राउंड के बीच में धीरे से लैंड किया। धूल का एक गुबार चारों ओर फैल गया जिससे सैनिकों की वर्दियां गंदी हो गईं। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और घने अंधेरे में से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसकी वर्दी के कंधे पर लगे 3 चमकीले सितारे लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक सुबह की धुंधली रोशनी में भी ठंडक से चमक रहे थे। वे भारतीय सेना के सिविक कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान थे। उनका चेहरा गुस्से से पत्थर की तरह सख्त था। उनकी आंखें जैसे किसी भी पल फटने वाले ज्वालामुखी को जबरदस्ती दबा रही हों। परेड ग्राउंड में कतार में खड़े हर व्यक्ति के दिल को भेदती हुई लग रही थी। वह रैंप से उतरे और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मुख्यालय की बैरक की ओर चल पड़े। उनके पीछे सशस्त्र सैन्य पुलिस CMP के जवान साय की तरह चल रहे थे। उसी समय चार्ली कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ अपनी बैरक में एक संतोषजनक मुस्कान के साथ लेटे थे। कल रात उन्होंने अपनी आंखों की किरकिरी हवलदार अदिति शर्मा को पूरी तरह से तोड़ दिया था, ऐसा वह सोच रहे थे। वह महिला NCO जो हमेशा सैनिक भावना की बातें करके उनका सामना करती थी, अंत में उसे बीमारी का बहाना बनाकर स्ट्रेचर पर ले जाते देख वह जीत के नशे में चूर थे। महिला सैनिक आखिरकार कमजोरी होती हैं, यह सोचते हुए वह मीठी नींद लेने ही वाले थे। तभी बैरक का दरवाजा जोर से खुला। कैप्टन विक्रम, तुम क्या कर रहे हो? तुरंत परेड ग्राउंड पर पहुंचो। यह बटालियन कमांडर की घबराई हुई और पीली पड़ी आवाज थी। कैप्टन विक्रम झुंझलाहट भरे चेहरे के साथ अपनी जगह से उठे। क्या बात है सर? इस सुबह कॉर्प्स कमांडर साहब आए हैं, जल्दी करो। कॉर्प्स कमांडर। कैप्टन विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। एक अशुभ पूर्वाभास ने उनके पूरे शरीर को जकड़ लिया। वह हड़बड़ी में अपनी वर्दी पहनकर परेड ग्राउंड की ओर भागे। परेड ग्राउंड पर पहले से ही यूनिट के सभी अधिकारी और NSO भयभीत चेहरों के साथ कतार में खड़े थे और उनके सामने नरक के यमराज की तरह लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान खड़े थे। जनरल चौहान की नजरें अनगिनत सैनिकों के बीच से होती हुई सीधे कैप्टन विक्रम सिंह पर जा टिकी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, कैप्टन विक्रम को लगा जैसे उनके शरीर का सारा खून जम गया। चार्ली कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़। एक बर्फीली ठंडी आवाज परेड ग्राउंड में गूंजी। जी सर, जय हिंद सर। कैप्टन विक्रम ने अनजाने में सैल्यूट किया, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े। उनके हर कदम के साथ कैप्टन विक्रम का दिल नीचे गिरता जा रहा था। अंत में कैप्टन विक्रम के ठीक सामने खड़े होकर जनरल चौहान ने बिना कुछ कहे उन्हें घूरा। वह छोटी सी खामोशी सदियों से भी लंबी महसूस हुई। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? अब एक एक करके मुझे बताओ। बेटी। कैप्टन विक्रम के दिमाग में सब कुछ टूटकर बिखर गया। कल रात दर्द में तड़पती हुई स्ट्रेचर पर ले जाई जा रही हवलदार अदिति शर्मा का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया और उस चेहरे के ऊपर नरक के न्यायाधीश की तरह खड़े 3 सितारों वाले कॉर्प्स कमांडर का चेहरा छा गया। उस पल कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ को एहसास हुआ, जिसे उन्होंने छुआ था वह सिर्फ एक साधारण महिला हवलदार नहीं थी। जिसे उन्होंने नष्ट किया था वह भारतीय सेना के एक कॉर्प्स कमांडर की पूरी दुनिया थी। आसमान को चीरती हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट एक महिला की चीख थी, एक पिता का क्रोध था और अब शुरू होने वाले एक लंबे और कठोर न्याय का प्रस्तावना थी। हवलदार अदिति शर्मा ऐसी लगती थी मानो वह सैनिक बनने के लिए ही पैदा हुई हो। बचपन से ही
उनका खेल का मैदान सेना की छावनी का परेड ग्राउंड था और उनके खिलौने उनके पिता के पुराने सैन्य साजो सामान थे। भारतीय सेना के एक अधिकारी, अपने पिता के कंधों के पार से उन्होंने जो सैनिक जीवन देखा था वो उनके लिए एक आदर्श था। अनुशासित चाल, देश के प्रति समर्पण की महान भावना और सबसे बढ़कर मातृभूमि की रक्षा करने का सम्मान। वह अपने पिता के चमकते सितारों वाले रैंक को देखते हुए बड़ी हुई और उन्होंने खुद से वादा किया कि एक दिन वह भी उन सितारों की तरह देश को रोशन करेंगी। उनके पिता ने उनकी इस सपने का सबसे ज्यादा समर्थन किया, लेकिन साथ ही वह सबसे ज्यादा चिंतित भी थे, क्योंकि वह जानते थे कि एक सैनिक का रास्ता कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर एक महिला सैनिक के रूप में जिन अदृश्य बाधाओं और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। यह सोचकर उनका दिल भारी हो जाता था। अदिति, क्या तुम सच में यह कर पाओगी? मुझे विश्वास है कि तुम किसी और रास्ते पर भी बहुत खुश रहोगी। जब बेटी भारतीय सैन्य अकादमी IMA का स्वीकृति पत्र लेकर आई तो उन्होंने सावधानी से पूछा। उस समय उनका रैंक कर्नल था और वह अपनी क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। अदिति ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, पापा, मैं एक सैनिक बनना चाहती हूं। इसीलिए नहीं कि मैं आपकी बेटी हूं, बल्कि मैं अपनी ताकत से अपना रास्ता साबित करना चाहती हूं। आपके द्वारा चले गए रास्ते पर चलना ही मेरे लिए सम्मान की बात है। बेटी की दृढ़ आंखों में उन्होंने अपनी जवानी को देखा, यह महसूस करते हुए कि वह अब उसे और नहीं रोक सकते। उन्होंने उसकी पसंद का सम्मान करने का फैसला किया। अदिति ने IMA से उत्कृष्ट ग्रेड के साथ स्नातक किया और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने अधिकारी के रास्ते के बजाय एक नॉन कमीशन ऑफिसर NCO का रास्ता चुना। सब हैरान थे, लेकिन उनके विचार दृढ़ थे। मैं एक NCO बनना चाहती हूं जो जवानों के सबसे करीब रहकर उनके साथ सांस ले और पसीना बहाए। सेना की जड़ें जवान हैं और उन जड़ों को मजबूत करना एक NCO का कर्तव्य है, जैसा कि मैंने सीखा है। उनकी पसंद अभूतपूर्व थी। IMA से निकले एक जिंग का अधिकारी के बजाय NCO बनना लगभग अनसुना था, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और कठोर NCO प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वह हवलदार अदिति शर्मा के रूप में फिर से पैदा हुई। समय बीतता गया और उनके पिता जनरल बन गए और अंततः एक कॉर्प्स कमांडर के पद तक पहुंच गए। भारतीय सेना में सबसे शक्तिशाली और सम्मानित पदों में से एक 3 स्टार जनरल राजवीर चौहान, उनकी उपस्थिति पूरी सेना में जानी जाती थी। लेकिन अजीब तरह से बहुत कम लोग जानते थे कि उनकी बेटी एक सक्रिय NCO के रूप में सेवा कर रही थी। यह अदिति के आग्रहपूर्ण अनुरोध के कारण था। पापा, मैं नहीं चाहती कि जब भी मेरा प्रमोशन हो या मेरी यूनिट बदले तो आपकी पृष्ठभूमि का उल्लेख हो। मैं जनरल राजवीर चौहान की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि हवलदार अदिति शर्मा के रूप में पहचानी जाना चाहती हूं। मैं केवल अपनी क्षमताओं और प्रयासों से अपना सैन्य जीवन जीना चाहती हूं। कृपया यह सुनिश्चित करें कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी, खासकर मेरे पिता के बारे में, यूनिट को न बताई जाए। बेटी के इस अनुरोध से जनरल चौहान का दिल दुखता था, लेकिन साथ ही उन्हें उस पर गर्व भी था। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग आसान रास्तों के लिए हर तरह के हथकंडे और पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करते थे, उनकी बेटी ने जानबूझकर कांटों भरा रास्ता चुना था जिस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने बेटी की इच्छा का सम्मान किया और चुपचाप कार्मिक विभाग में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी की पारिवारिक जानकारी, खासकर उसके पिता की पहचान, पूरी तरह से गोपनीय रखी जाए। इस तरह हवलदार अदिति शर्मा ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं के आधार पर अपना सैन्य जीवन जिया। उन्होंने कभी भी टॉप फाइटर का खिताब नहीं छोड़ा और विभिन्न अभ्यासों में उन्होंने पुरुष सैनिकों को भी मात देने वाली शारीरिक शक्ति और सामरिक समझ का प्रदर्शन किया। जवानों के लिए वह एक गर्मजोश बड़ी बहन और एक सख्त सीनियर थी और अपने साथी NCO के लिए वह सबसे भरोसेमंद साथी थी। उनकी सैनिक भावना फौलाद की तरह मजबूत थी और देश के प्रति उनकी वफादारी पर कोई संदेह नहीं था। उनका उपनाम फौलादी हवलदार था क्योंकि उनके पास किसी भी कठिनाई में न टूटने वाली इच्छा शक्ति थी। जब उनका तबादला एक नई यूनिट लद्दाख की अग्रिम पंक्ति में स्थित हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट में हुआ, तब भी वह उत्साह से भरी थी। सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण मानी जाने वाली फॉरवर्ड पोस्ट। उन्होंने सोचा कि यही वह जगह है जहां वह अपनी सैनिक भावना को सबसे तीव्रता से प्रज्वलित कर सकती है। उन्हें नहीं पता था कि वहां एक ऐसा भयानक संयोग उनका इंतजार कर रहा था जो उनकी फौलादी इच्छा शक्ति को चकनाचूर कर देगा, और यह कि वह संयोग अंततः उन्हें उस पिता का नाम पुकारने पर मजबूर कर देगा जिसे वह इतनी शिद्दत से छिपाना चाहती थी। हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट की ओर जाते हुए सैन्य ट्रक पर हवलदार अदिति शर्मा ने लद्दाख की ठंडी हवा का सामना करते हुए अपने संकल्प को मजबूत किया। खिड़की से गुजरते घने जंगल और घुमावदार सड़कें मानो यह संकेत दे रही थी कि आगे का सैन्य जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन उनका दिल उत्साह से धड़क रहा था। यह सोचकर कि यही असली सैनिकों की भूमि है, उनका सीना गर्व से फूल गया। यूनिट पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले बटालियन कमांडर को अपनी आमद की रिपोर्ट दी। बटालियन कमांडर एक दयालु दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के लेफ्टिनेंट कर्नल थे। हवलदार अदिति, जैसा सुना था तुम बहुत सक्षम हो। हमारी यूनिट में तुम्हारा स्वागत है।
खासकर चार्ली कंपनी को तुम जैसे एक सक्षम एनसीओ की सख्त जरूरत थी। धन्यवाद सर, मैं अपने कर्तव्यों का पूरी लगन से पालन करूंगी। एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद वह अपनी नियत कंपनी चार्ली कंपनी की ओर बढ़ी। जब वह कंपनी की बैरक के सामने खड़ी हुई तो पुरानी लेकिन अच्छी तरह से रखरखाव की गई इमारत से पसीने और धूल की गंध आई। अदिति को यह गंध बुरी नहीं लगी, बल्कि यह एक सैनिक के लिए इत्र की तरह महसूस हुई। जब उन्होंने कंपनी के कार्यालय का दरवाजा खोला तो सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। जय हिंद। मैं हवलदार अदिति शर्मा आज से चार्ली कंपनी में अपनी ड्यूटी रिपोर्ट करती हूं। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। उनकी बुलंद आवाज सुनकर कार्यालय में मौजूद जवान और एनसीओ एक पल के लिए चौंक गए। जल्द ही कंपनी के वरिष्ठ एनसीओ सूबेदार मेजर बलवंत सिंह अपनी जगह से उठे और उनका स्वागत किया। अरे हवलदार साहिबा, स्वागत है। लंबे सफर में थक गई होंगी। मैं सूबेदार मेजर बलवंत सिंह हूं। जी सूबेदार मेजर साहब, भविष्य में आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। अदिति ने सम्मानपूर्वक सैल्यूट किया। सूबेदार मेजर बलवंत सिंह उनके दृढ़ निश्चय को देखकर खुश हुए। कार्यालय में मौजूद अन्य एनसीओ और जवान भी नई महिला एनसीओ के आगमन को जिज्ञासा और मैत्रीपूर्ण नजरों से देख रहे। तभी कार्यालय के अंदर कंपनी कमांडर के कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। 180 सेमी से अधिक लंबा, मजबूत कद, काठी और तेज आंखों वाला एक कैप्टन। वह चार्ली कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ थे। रिपोर्टिंग सर, मैं हवलदार अदिति शर्मा आज से आपकी कंपनी में रिपोर्ट करती हूं। अदिति ने एक बार फिर सबसे उत्तम मुद्रा में सैल्यूट किया, लेकिन कैप्टन विक्रम सिंह ने उनके सैल्यूट का मुश्किल से जवाब दिया और उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। उनकी आंखों में स्वागत की भावना के बजाय एक अज्ञात सतर्कता और एक सूक्ष्म उपहास का मिश्रण था। तो तुम हो हवलदार अदिति, सुनने में जितना आया था उससे ज्यादा सीधी सादी दिखती हो। उनका पहला वाक्य न तो प्रशंसा थी और न ही स्वागत। यह एक ऐसा तंज था जो महिला सैनिक होने के तथ्य को खुलेआम नीचा दिखा रहा था। अदिति को एक पल के लिए अपमान महसूस हुआ, लेकिन पहले दिन होने के कारण उन्होंने अपने भावों पर नियंत्रण रखते हुए जवाब दिया, सर, एक सैनिक का मूल्यांकन उसकी शक्ल से नहीं बल्कि उसकी क्षमता और शारीरिक शक्ति से होता है। बातें तो अच्छी बना लेती हो, कैप्टन विक्रम ने हंसते हुए कहा। यह एक फॉरवर्ड पोस्ट है। एक औरत के लिए टिकना बहुत मुश्किल है। सैनिक भावना जैसी फालतू बातें करके कुछ दिनों में रोते धोते भाग मत जाना। इस बात पर कार्यालय का माहौल अचानक ठंडा हो गया। सूबेदार मेजर बलवंत सिंह ने स्थिति को भांपते हुए कैप्टन विक्रम से कहा, सर, हवलदार साहिबा का आज पहला दिन है, इतना सख्त मत होइए। मैंने सुना है कि वह बहुत काबिल हैं या नहीं, यह तो मुझे खुद देखना होगा। कैप्टन विक्रम ने अदिति की ओर इशारा करते हुए कहा, आज दोपहर 20 किलोमीटर की फुल पैक मार्च है, उसमें बिना किसी छूट के हिस्सा लेना। तुम्हारी काबिलियत का जरा मुआयना किया जाए। 20 किलोमीटर की फुल पैक मार्च किसी भी नए अधिकारी के लिए पहले दिन सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से अपना दबदबा कायम करने और परीक्षा लेने का एक तरीका था। अदिति उनके इरादे को समझ गई, लेकिन वह जरा भी पीछे नहीं हटी, बल्कि उनकी आंखें लड़ने की इच्छा से जल उठी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उनके आत्मविश्वास से भरे जवाब पर कैप्टन विक्रम ने एक जिज्ञासु भाव दिखाया। उन्होंने एक बार फिर उसे ऊपर से नीचे देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस चले गए। जब कैप्टन विक्रम चले गए तो सूबेदार मेजर बलवंत सिंह चिंतित चेहरे के साथ अदिति के पास आए। हवलदार साहिबा, ठीक रहोगी? हमारे कंपनी कमांडर थोड़े अनुशासन के मामले में बहुत सख्त है, खासकर महिला सैनिकों के प्रति उनका पूर्वाग्रह थोड़ा ज्यादा है। कोई बात नहीं सूबेदार मेजर साहब, एक सैनिक को इन सब का सामना करना ही पड़ता है, बल्कि मैं इसे अपनी क्षमता दिखाने का एक अच्छा अवसर मानती हूं। उन्होंने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उनकी फौलादी इच्छा शक्ति अब एक नई भट्टी में प्रवेश कर चुकी थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस भट्टी की आग उन्हें और भी मजबूत बनाएगी। उस दोपहर हवलदार अदिति शर्मा ने 20 किलोग्राम से अधिक का पूरा पैक उठाया और कंपनी के सदस्यों के साथ दौड़ी। वह एक बार भी पीछे नहीं रही, बल्कि उन्होंने अग्रणी समूह में पुरुष जवानों का नेतृत्व किया और सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को पार किया। जहां दूसरे सैनिक हाँफ रहे थे, वहीं वह अविचलित खड़ी थी। दूर से यह दृश्य देख रहे कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने अदिति की क्षमता को स्वीकार करने के बजाय इसे अपने अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में लिया। उनकी नजर में अदिति अब सिर्फ एक महिला एनसीओ नहीं थी, वह एक कांटा बन गई थी जिसे हर हाल में तोड़ना था। हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट में नई शुरुआत इस तरह एक अदृश्य युद्ध का आगाज कर रही थी। हवलदार अदिति शर्मा की असाधारण क्षमताएं शुरुआत से ही स्पष्ट थी। जवानों के फायरिंग अभ्यास में उन्होंने खुद प्रदर्शन करके उनकी मुद्राओं को ठीक किया और बंकरों की मरम्मत के काम में उन्होंने सबसे पहले फावड़ा उठाकर पसीना बहाया। सामरिक चर्चाओं के दौरान
उन्होंने अपने तीखे विश्लेषण से ऐसे बिंदुओं पर ध्यान दिलाया जिनके बारे में कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम ने भी नहीं सोचा था। जवान जल्दी ही उनका अनुसरण करने लगे। अदिति दीदी, सुपर हवलदार, मैम जैसे उपनामों से पुकारी जाने वाली वह कंपनी की वास्तविक मानसिक स्तंभ बन गई। उनके साथ ही एनएसईओ भी उनकी विशेषज्ञता और ईमानदारी से प्रभावित थे। हवलदार अदिति सचमुच अद्भुत हैं। कोई महिला सैनिक इतनी कठोर कैसे हो सकती है? कठोर नहीं, मजबूत। वह एक सच्ची सैनिक हैं। सभी ने उन्हें स्वीकार किया, सिवाय एक व्यक्ति के, कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़। उन्हें लगता था कि अदिति की क्षमता जितनी अधिक चमकती है, उनकी अपनी स्थिति उतनी ही कमजोर होती जाती है। वह आईएमए स्नातक होने के अभिजात्य बोध और पुरुष वर्चस्व की गहरी भावना से ग्रस्त थे। यूनिट में सब कुछ कंपनी कमांडर के रूप में उनके इर्द गिर्द घूमना चाहिए था और सभी जवानों को केवल उनकी ओर देखना चाहिए था। लेकिन एक महिला एनसीओ ने आकर इस व्यवस्था को हिला दिया था। उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा धीरे धीरे नीच तरीकों से प्रकट होने लगी। एक सुबह कंपनी की सामरिक प्रशिक्षण योजना की ब्रीफिंग के दौरान अदिति ने रात भर तैयार किए गए ऑपरेशनल चार्ट को फैलाया और धारा प्रवाह रूप से ब्रीफिंग दी। इसलिए पहली प्लाटून एरिज के साथ एक फ्लैंकिंग मूवमेंट करेगी और दूसरी प्लाटून बी हिल से फायर सपोर्ट प्रदान करेगी। यह सबसे कुशल तरीका होगा। जब उनका स्पष्टीकरण समाप्त हुआ तो पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रशंसा करते हुए कहा, हवलदार, तुम्हारा विश्लेषण बहुत तीखा है। यह लगभग एक आदर्श योजना है। जैसे ही अदिति ने प्रशंसा के जवाब में सिर झुकाया, कैप्टन विक्रम ने ठंडे पानी का छींटा मारा। आदर्श? बकवास। मैदान कागजी गणना के अनुसार नहीं चलता। वह अपनी जगह से उठे और उंगली से चार्ट को बेरुखी से थपथपाया। हवलदार अदिति बहुत किताबी सोचती हैं, शायद इसलिए कि वह एक महिला है। युद्ध के अनुभव की कमी के कारण उनकी कल्पनाशीलता सीमित है। क्या दुश्मन इतने मूर्ख हैं कि वे वहीं होंगे जहां हम उम्मीद करते हैं? यह स्पष्ट रूप से नुक्ताचीनी थी। उनकी आलोचना में कोई तर्कसंगत आधार नहीं था। इसका एकमात्र उद्देश्य उसके काम को कम आंकना और उसे शर्मिंदा करना था। बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारी असहज दिखे, लेकिन किसी ने भी कंपनी कमांडर के सामने आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं की। अदिति ने शांति से जवाब दिया, सर, निश्चित रूप से अप्रत्याशित स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए सबसे अच्छी योजना बनाना ही एक कमांडर का कर्तव्य है। यदि आपके पास कोई बेहतर विकल्प है तो कृपया बताएं, मैं उसे सुनकर सुधार करूंगी। उनके विनम्र लेकिन दृढ़ रवैये से कैप्टन विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। वह कोई उचित विकल्प नहीं दे सके। सच तो यह था कि अदिति की योजना उनकी सोच से कहीं बेहतर थी। अंत में उन्होंने एक लचर बहाने से स्थिति को टाल दिया। मेरा विचार अभी बताने का चरण नहीं है। फिलहाल हवलदार अदिति की योजना के अनुसार काम करो। अगर कोई समस्या होती है तो पूरी जिम्मेदारी हवलदार अदिति की होगी। यह तो बस शुरुआत थी। कैप्टन विक्रम हर छोटी छोटी बात पर अदिति को नीचा दिखाने लगे। सबके सामने उनकी राय को नजरअंदाज करना या एक औरत क्या जानेगी जैसी अपमानजनक टिप्पणियां करना आम हो गया। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से उसे अत्यधिक काम सौंपना शुरू कर दिया। एक सप्ताहांत जब सभी जवान आराम कर रहे थे, कैप्टन विक्रम ने अदिति को बुलाया। हवलदार अदिति, कंपनी स्टोर में रखे पैक और उपकरणों की सूची गड़बड़ है। आज शाम तक सब कुछ फिर से व्यवस्थित करो और एक नई सूची बनाओ। एक भी धूल का कण नहीं दिखना चाहिए। सैकड़ों पैक को अकेले व्यवस्थित करना शारीरिक रूप से लगभग असंभव था। यह स्पष्ट रूप से एक अनुचित आदेश था। सर, मैं अकेले यह काम आज तक खत्म नहीं कर सकती। क्या मैं जवानों की मदद ले सकती हूं? नहीं, यह तुम्हारे लिए एक विशेष कार्य है। दूसरों को उनके आराम में परेशान मत करो। तुम सैनिक भावना की बहुत बात करती हो, उस भावना से इसे करके दिखाओ। वह एक उपहासपूर्ण मुस्कान छोड़कर चले गए। अदिति ने अपने होंठ काट लिए। वह क्रोधित और अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह यहां पीछे हट गई तो उनका उत्पीड़न और भी बदतर हो जाएगा। वह चुपचाप स्टोर की ओर चली गई। उस रात देर तक वह अकेले भारी पैक उठाती रही और धूल साफ करती रही। उनकी बाहें और कमर टूटने को थीं, लेकिन उन्होंने दांत भींच लिए। मुझे यह सहना होगा। मैं एक सैनिक हूं। यह केवल एक काम नहीं था। यह कैप्टन विक्रम के साथ उनकी इच्छा शक्ति को तोड़ने का एक अदृश्य युद्ध था, और उस युद्ध में पहली दरार पड़ रही थी उनके शरीर और मन में। कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ का उत्पीड़न और भी चालाक और शातिर होता गया। उसने हवलदार अदिति शर्मा को शारीरिक रूप से अलग थलग करने का तरीका चुना। उसने उसके और कंपनी के अन्य सदस्यों के बीच एक अदृश्य दीवार बनानी शुरू कर दी। उसने जानबूझकर अदिति को कंपनी की बैठकों से बाहर रखा। जब भी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण योजनाओं या यूनिट संचालन पर चर्चा होती तो वह कहता, हवलदार अदिति, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। यह पुरुषों के बीच की बात है। कंपनी की एक प्रमुख एनएसईओ होने के बावजूद उसे मुख्य जानकारी से वंचित किया जाने लगा। जवानों पर भी उसका दबाव पड़ा।
जो जवान अदिति शर्मा के करीब रहते उन्हें नुकसान उठाना पड़ता। एक दिन नायक राम सिंह अदिति के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैम कल आपने फायरिंग की जो पोजीशन ठीक करवाई थी उसकी वजह से आज मैंने फुल स्कोर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूर से यह देख रहे कैप्टन विक्रम ने तुरंत नायक राम सिंह को बुलाया। नायक राम सिंह, लगता है आजकल तुम्हारा अनुशासन ढीला पड़ गया है, फालतू गपशप के लिए समय है तुम्हारे पास? आज रात की ड्यूटी तुम अकेले 2 घंटे अतिरिक्त करोगे। लेकिन सर बहस मत करो, एक सैनिक केवल आदेश का पालन करता है। जब ऐसा कई बार हुआ तो जवान पहले की तरह गर्मजोशी से अदिति के पास नहीं जा पाते थे। वे उसका सम्मान करते थे और उसका अनुसरण करते थे, लेकिन कंपनी कमांडर की तीखी नजरों के सामने उसके साथ घुलना मिलना अपने लिए मुसीबत मोल लेना था। जवान जब भी उससे मिलते तो वे माफी और अफसोस भरी नजरों से सिर झुकाकर गुजर जाते। अदिति जल्दी कंपनी के अंदर एक द्वीप बन गई। जब भी वह गलियारे से गुजरती तो उसे खुद से बचती हुई नजरें महसूस होती। वे साथी थे जिनके साथ उसने पसीना बहाया था और हंसी मजाक किया था, लेकिन अब उनके बीच एक पारदर्शी और ठोस दीवार खड़ी थी। सबसे दयनीय क्षण एक पार्टी के दौरान था। यह कंपनी के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक पार्टी थी, लेकिन अदिति के लिए एक और यातना कक्ष था। कैप्टन विक्रम ने जानबूझकर उसे अपनी बगल की सीट पर बिठाया। चलो, हमारी हवलदार अदिति, उसकी सैनिक भावना बहुत मजबूत है, तो वह शराब भी अच्छी पीती होगी। यह मैं दे रहा हूं, तुम मना तो नहीं करोगी? उसने जानबूझकर एक बड़े गिलास में शराब भरकर उसे दी। वह जानता था कि वह ज्यादा शराब नहीं पीती, फिर भी यह एक दुर्भावनापूर्ण कार्य था। जब वह हिचकिचाई तो उसने अपनी आवाज ऊंची की, अरे क्या तुम नहीं जानती कि एक सीनियर द्वारा दी गई शराब को मना करना सैन्य कानून का उल्लंघन है, या फिर महिला सैनिक होने का फायदा उठा रही हो? सभी की निगाहें उस पर टिक गई। अगर वह यहां मना करती तो वह माहौल खराब करने वाली और एक समस्याग्रस्त महिला सैनिक के रूप में बदनाम हो जाती। अदिति ने अपनी आंखें कसकर बंद की और कड़वी शराब को एक ही सांस में पी लिया। उसके पेट में जलन महसूस हुई। वाह, हवलदार अदिति तो बहुत अच्छी शराब पीती है, चलो एक और गिलास। कैप्टन विक्रम का उत्पीड़न लगातार जारी रहा। वह दूसरे अधिकारियों से दोस्ताना ढंग से बात कर रहा था और शराब पेश कर रहा था, लेकिन अदिति के प्रति उसका रवैया केवल दमनकारी था। उसके द्वारा बनाए गए माहौल के कारण किसी ने भी उससे बात करने या उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। एक शोरगुल और आनंदमय पार्टी में वह एक अदृश्य इंसान की तरह पूरी तरह से अकेली थी। उस रात नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए अपने क्वार्टर में लौटकर अदिति ठंडे कमरे में अकेले बैठी और पहली बार रोई। शारीरिक दर्द से ज्यादा कठिन यह भयानक अकेलापन था। अपने पिता की पृष्ठभूमि के बिना केवल अपनी ताकत से सम्मान पाने का उसका सपना चकनाचूर हो रहा था। उसकी सैनिक भावना और भाईचारा, जिस पर उसे विश्वास था, एक अदृश्य दीवार के सामने शक्तिहीन रूप से टूट रहा था। उसकी फौलादी इच्छा शक्ति में पड़ी दरार और भी गहरी और चौड़ी हो रही थी, और उस दरार से निराशा की ठंडी हवा अंदर आने लगी थी। जुलाई में मानसून की शुरुआत के साथ हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट भारी बारिश की चपेट में थी। कई दिनों की लगातार बारिश से परेड ग्राउंड कीचड़ में बदल गया था और जवानों के चेहरों पर थकान स्पष्ट थी। ऐसे मौसम में आमतौर पर प्रशिक्षण को इंडोर कक्षाओं या रखरखाव के काम से बदल दिया जाता था, लेकिन कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ अलग थे। खराब मौसम ही एक सैनिक की युद्ध क्षमता को साबित करने का सबसे अच्छा अवसर है। आज दोपहर पूरी कंपनी असॉल्ट कोर्स का अभ्यास करेगी, सभी उपकरण तैयार। उसके आदेश पर कंपनी के सदस्यों के चेहरे सफेद पड़ गए। इस मूसलाधार बारिश में असॉल्ट कोर्स यह प्रशिक्षण नहीं बल्कि यातना के समान था। सूबेदार मेजर बलवंत सिंह ने सावधानी से सुझाव दिया, सर मौसम बहुत खराब है, जवानों के स्वास्थ्य की भी चिंता है और दुर्घटना का भी खतरा है। प्रशिक्षण मौसम साफ होने पर करना बेहतर होगा। सूबेदार मेजर, तुम कब से इतने कमजोर हो गए? क्या युद्ध मौसम देखकर होता है? मेरे आदेश पर और बहस नहीं। कैप्टन विक्रम की जिद को कोई नहीं तोड़ सका। अंत में कंपनी के सदस्य मूसलाधार बारिश में अपनी वर्दी और उपकरण पहनकर प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर बढ़े। हवलदार अदिति शर्मा कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रही थी। लगातार तनाव, अधिक काम और पोषण की कमी के कारण उन्हें हल्का बुखार और चक्कर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। ऐसी स्थिति में अगर वह बीमार होने की बात करती तो कैप्टन विक्रम की महिलाएं कमजोर होती हैं वाली आलोचना से बचना असंभव होता। वह गीली वर्दी के वजन को सहते हुए चुपचाप प्रशिक्षण में शामिल हुई। प्रशिक्षण कल्पना से भी ज्यादा कठोर था। बारिश से गीली मिट्टी चिपचिपी थी और हर बार पेट के बल रेंगते समय ठंडी कीचड़ वर्दी के अंदर घुस रही थी। लो क्रॉल, हाई क्रॉल, एडवांस क्रॉल, कैप्टन विक्रम जवानों को बिना रुके दौड़ा रहे थे। खासकर उसकी नजरें लगातार अदिति पर थी। हवलदार अदिति, यह क्या पोजीशन है? तुम्हारा पेट जमीन से छूना चाहिए। कहीं बारिश से बचने के लिए बहाने तो नहीं बना रही हो? हवलदार अदिति, तुम्हारी हरकतें इतनी धीमी क्यों हैं? क्या तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है? क्या महिला सैनिकों की ताकत बस इतनी ही होती है?
वह जोर जोर से चिल्ला रहा था ताकि सब सुन सके। जब वह सही पोजीशन बनाती तब भी वह नुक्ताचीनी करता, और अगर वह थोड़ी भी थकान दिखाती तो वह उसका मजाक उड़ाता। जब प्रशिक्षण समाप्त होने वाला था तब तक अदिति का शरीर अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। बारिश के पानी से भीगकर वह कांप रही थी और उसका सिर फटने को था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। कंटीले तारों के नीचे से गुजरते समय उसने एक गलती कर दी। बारिश में फिसलने से उसकी बांह कंटीले तार में गहराई से फंस गई। एक छोटी सी चीख के साथ उसकी वर्दी की आस्तीन खून से लाल हो गई। घाव उम्मीद से ज्यादा गहरा था, लेकिन कैप्टन विक्रम दौड़कर आने के बजाय ठंडी आवाज में चिल्लाया, क्या कर रही हो? नाटक मत करो और तुरंत पार करो। खून बहती बांह को पकड़कर उसने बमुश्किल कंटीले तार को पार किया। अंतिम प्रशिक्षण कोर्स खाई में मुकाबला था। कीचड़ से भरी खाई में 2-2 के जोड़े में लड़ने का अभ्यास। कैप्टन विक्रम ने एक नीच मुस्कान के साथ कहा, हवलदार अदिति में बहुत जोश है, इसलिए मैं विशेष रूप से उसका मुकाबला करूंगा। उसने कंपनी के सदस्यों के सामने खुद अदिति के प्रशिक्षण साथी बनने की पेशकश की। यह प्रशिक्षण की आड़ में स्पष्ट रूप से हिंसा थी। चलो हमला करो, देखे तुम्हारी सैनिक भावना कितनी महान है। अदिति ने घायल बांह और खराब शारीरिक स्थिति के बावजूद दांत भींचकर उसका सामना किया, लेकिन पहले से ही थकी हुई वह एक स्वस्थ पुरुष कैप्टन विक्रम का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने उसे बेरहमी से कीचड़ में पटक दिया। जब वह उठने की कोशिश करती तो वह फिर से पैर अड़ाकर उसे गिरा देता। उसका चेहरा और पूरा शरीर कीचड़ से सन गया था। बस इतना ही? क्या यही तुम्हारी फौलादी भावना है? उसने उसके बाल पकड़े और उसे कीचड़ में डुबो दिया। उसका दम घुट रहा था और अपमान से उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन बारिश और कीचड़ में मिलकर किसी ने उसके आंसू नहीं देखे। आसपास के जवान भय और गुस्से से भरी आंखों से यह दृश्य देखते रहे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। कंपनी कमांडर की क्रूर हिंसा के सामने हर कोई चुपचाप एक सहभागी बन गया था। उस दिन बारिश में हुए असॉल्ट कोर्स के प्रशिक्षण क्षेत्र में हवलदार अदिति शर्मा का स्वाभिमान और शरीर दोनों कीचड़ में मिल गए। सैनिक का वह नाम जिसने उसे सहारा दिया था, बेरहमी से कुचल दिया गया। वह अब फौलादी हवलदार नहीं थी, वह सिर्फ बारिश में भीगकर ठंडी पड़ती एक घायल इंसान थी। बारिश में असॉल्ट कोर्स खत्म हो गया, लेकिन उसके परिणाम गंभीर थे। हवलदार अदिति शर्मा का शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। कंटीले तार से लगा घाव संक्रमित हो गया और सूज गया, और उनका पूरा शरीर भयानक मांसपेशियों के दर्द और ठंड से कांप रहा था। उस रात वह तेज बुखार में तपती रही। अगली सुबह वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उनका शरीर शीशे की तरह भारी लग रहा था और दुनिया घूम रही थी। बगल के बिस्तर पर सो रहे एक साथी एनसीओ ने उसकी हालत देखकर घबरा गया। अदिति, तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है? तुम तो आग की तरह तप रही हो। तुरंत एमआई रूम चलना होगा। नहीं, मैं ठीक हूं, थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाऊंगी, उसने मुश्किल से जवाब दिया। वह कैप्टन विक्रम को अपनी बीमार हालत नहीं दिखाना चाहती थी। उसे यकीन था कि वह फिर से बीमारी का बहाना बनाने का आरोप लगाएगा। उसने दांत भींचकर जबरदस्ती खुद को उठाया और सुबह की परेड के लिए निकली, लेकिन उसकी हालत किसी से छिपी नहीं थी। पीले चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसे देखकर कैप्टन विक्रम ने चिंता करने के बजाय एक ताना मारा, शक्ल तो देखो अपनी, कल थोड़ा कठिन प्रशिक्षण क्या कर लिया, मरने जैसी हालत हो गई। यह सब विल पावर की कमी है। विल पावर? उसकी बातों का जवाब देने की भी अदिति में ताकत नहीं थी। परेड खत्म होते ही वह लड़खड़ाकर गिरने वाली थी। साथी एनएसओ ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन विक्रम चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? अपना काम करो। हवलदार अदिति, अगर नाटक करने का समय है तो कल गंदे हुए प्रशिक्षण क्षेत्र को साफ करो। आखिरकार उसे बीमार शरीर के साथ फिर से प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर जाना पड़ा, लेकिन उसका शरीर और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। प्रशिक्षण क्षेत्र में भारी उपकरण उठाते समय वह अंत में बेहोश होकर गिर पड़ी। हवलदार मैम, पास के जवान चिल्लाते हुए दौड़े। वह बेहोश थी और उनकी सांसें भी तेज चल रही थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सूबेदार मेजर बलवंत सिंह ने कैप्टन विक्रम के मना करने के बावजूद चिल्लाया, क्या कर रहे हो? जल्दी एमआई रूम ले जाओ, वरना यह मर जाएगी। आखिरकार अदिति को जवानों की पीठ पर लादकर यूनिट के एमआई रूम ले जाया गया। मेडिकल ऑफिसर ने उसकी हालत देखते ही गंभीर हो गए। तेज बुखार, डिहाइड्रेशन, अत्यधिक थकान और घाव में संक्रमण। उसे तुरंत डिवीजन के अस्पताल या सैन्य अस्पताल में भेजना जरूरी था। यह सिर्फ सामान्य थकावट नहीं है। इस हालत तक पहुंचने तक आप लोग क्या कर रहे थे? इसे तुरंत अस्पताल भेजना होगा। मेडिकल ऑफिसर के आग्रह के बावजूद कैप्टन विक्रम शांत था। इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? लड़कियां अक्सर थोड़ा बीमार होने पर बड़ा नाटक करती हैं। एक ड्रिप लगा दो और थोड़ा आराम करने दो, ठीक हो जाएगी। सर, यह आदेश की अवहेलना है। मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं अपनी जिम्मेदारी पर उसे अस्पताल भेजूंगा। मेडिकल ऑफिसर के दृढ़ रवैये के आगे कैप्टन विक्रम ने अनिच्छा से अनुमति दी, लेकिन जब अदिति को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो उसने जीभ चटकाई।
आखिरकार इस तरह का नाटक करके एक आरामदायक जगह पर जाना ही चाहती थी। कमजोर औरत अदिति को पहले डिवीजन के अस्पताल और फिर सेना के बेस अस्पताल में तत्काल भेजा गया। वह कई दिनों तक होश में नहीं आई। विभिन्न परीक्षणों के दौरान उसके शरीर में लगातार असामान्य संकेत मिल रहे थे। यह सिर्फ थकान और संक्रमण नहीं था, उसके तंत्रिका तंत्र में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही थी। बेहोश होने से पहले वह अपने हाथों और पैरों में सुन्नता और कभी कभी अनैच्छिक रूप से शरीर में कंपन का अनुभव कर रही थी। जिन लक्षणों को उसने नजरअंदाज कर दिया था वे वास्तव में उसके शरीर की अंतिम चेतावनी थे। अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव उसके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर हमला कर रहा था। कुछ दिनों बाद जब अदिति को होश आया तो उसने एक अपरिचित अस्पताल के कमरे की छत को देखते हुए यह भी नहीं समझ पा रही थी कि वह कहां है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर उसके अपने नहीं लग रहे थे। उसका दाहिना हाथ हल्का कांप रहा था और उसकी बोली लड़खड़ा रही थी। उसका शरीर, जिसे उसने इतनी शिद्दत से बनाए रखा था, उसकी सैनिक भावना के साथ ढह रहा था। फौलाद टूटना शुरू हो गया था। सेना के बेस अस्पताल में समय नरक जैसा था। अदिति को हर दिन दर्दनाक परीक्षणों से गुजरना पड़ता था। एमआरआई, ईजी, ईएमजी, कई मशीनें उसके शरीर की जांच कर रही थी। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़े, इलाज कर रहे डॉक्टर का चेहरा और गंभीर होता गया। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। हाथों का कांपना और बढ़ गया था और उसकी चाल अजीब हो गई थी। वह सीधा चलना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर एक तरफ झुक जाता था। एक समय की टॉप फाइटर का शरीर अब सबसे बुनियादी नियंत्रण भी खो चुका था। जब वह कमरे में अकेली होती तो वह आईने में देखने से बचती थी। आईने में वह अदिति नहीं थी जिसे वह जानती थी। वहां एक अजनबी महिला थी जो बंदूक से ज्यादा अपने शरीर को नहीं संभाल सकती थी, जिसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। जिस दिन रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने अदिति के सामने कई ब्रेन एमआरआई स्कैन और परीक्षण रिपोर्ट रखी। हवलदार अदिति, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं, डॉक्टर ने भारी मन से कहना शुरू किया। संक्षेप में, तुम्हारे मस्तिष्क के एक हिस्से में क्षति पाई गई है, विशेष रूप से सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया में, जो मोटर फंक्शन को नियंत्रित करते हैं। अदिति समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या मतलब है। उसने खाली नजरों से डॉक्टर को देखा। इसका क्या मतलब है डॉक्टर? अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव के कारण मस्तिष्क पर अत्यधिक भार पड़ा है। यह हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी जैसा पैटर्न है। लगातार गालियां, पोषण की कमी और विशेष रूप से असॉल्ट कोर्स के दौरान हाइपोथर्मिया और शारीरिक आघात ने मस्तिष्क की क्षति को तेज कर दिया। डॉक्टर एक पल के लिए रुके और उसकी आंखों में सीधे देखा और फिर उन्होंने सबसे क्रूर निदान दिया। निदान है एक्वायर्ड सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी, यह शब्द जैसे ही अदिति के कानों में पड़ा, दुनिया की सारी आवाजें गायब हो गईं। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। वह इस बीमारी को केवल जन्मजात विकलांगता के रूप में जानती थी और यह नाम उसे क्यों दिया जा रहा है, इसे वह वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आपने कुछ गलत देखा होगा। मुझे सेरेब्रल पॉल्सी कैसे हो सकती है? मैं एक सैनिक हूं, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। वह इसे नकारना चाहती थी। वह विश्वास करना चाहती थी कि यह एक बुरा सपना है और वह जल्द ही जाग जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाया। मुझे खेद है हवलदार अदिति, यह एक स्पष्ट चिकित्सा निदान है। बेशक पुनर्वास चिकित्सा से कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन पहले की तरह पूरी तरह से शरीर पर नियंत्रण पाना मुश्किल होगा। सैन्य सेवा जारी रखना असंभव है। सैन्य सेवा असंभव, यह शब्द उसके लिए मौत की सजा की तरह थे। उसका सपना, जिसे उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, सैनिक का नाम जो उसके अस्तित्व का कारण था, एक पल में गायब हो गया। कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ का चेहरा याद आया, उसकी उपहासपूर्ण हंसी, उसकी गालियां, कीचड़ में फेंका गया अपना शरीर, इन सब ने इस भयानक परिणाम को जन्म दिया था। यह सोचकर उसका खून खौल उठा, लेकिन गुस्से से ज्यादा बड़ी निराशा थी। वह अब न तो दौड़ सकती थी, न बंदूक चला सकती थी और न ही अपनी मर्जी से हिलडुल सकती थी। कार्यालय से बाहर निकलकर वह अस्पताल के गलियारे में बैठ गई और चुपचाप रोने लगी। आंसू उसके गालों से बहकर ठंडे फर्श पर गिर रहे थे। उसकी फौलादी इच्छा शक्ति चकनाचूर हो गई थी। उसका सब कुछ ढह गया था। वह फौलादी हवलदार नहीं थी, वह सिर्फ एक 28 साल की साधारण लड़की अदिति थी, जिसे सेरेब्रल पॉल्सी का निदान मिला था। अस्पताल का कमरा अदिति के लिए एक जेल जैसा था। खिड़की से बाहर दिखता नीला आसमान और स्वतंत्र रूप से घूमते लोग उसे किसी और दुनिया के दृश्य लगते थे। वह दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती और खाली छत को देखती रहती। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया, जिससे वह कमजोर हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। पानी का गिलास पकड़ने की कोशिश में हाथ कांपने से पानी गिर जाता और बाथरूम जाने के लिए कुछ कदम चलना भी मुश्किल था। चम्मच से ठीक से खाना पाने पर शर्मिंदगी महसूस करके उसने खाना ही छोड़ दिया। रात में उसे बुरे सपने आते। कैप्टन विक्रम सिंह हंसते हुए उसे कीचड़ में फेंक रहा है। अंतहीन पेट के बल रेंगने का प्रशिक्षण
और उसे नजरअंदाज करते साथियों के चेहरे बारी बारी से आते। वह चीखकर जाग जाती और पसीने से भीगी हुई रातें गुजारती। यूनिट से कुछ बार फोन आए। सूबेदार मेजर बलवंत सिंह ने माफी और चिंता भरी आवाज में उसका हाल पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं कहना चाहती थी। कंपनी ने उसकी हालत को प्रशिक्षण के दौरान चोट के रूप में संक्षिप्त रूप से रिपोर्ट किया और कैप्टन विक्रम के दुर्व्यवहार के बारे में सब चुप रहे। सच्चाई विशाल सैन्य संगठन के भीतर चुपचाप दफन हो रही थी। अदिति सब कुछ छोड़ देना चाहती थी। ऐसे शरीर के साथ जीकर क्या करूंगी? मेरा सपना, मेरी जिंदगी सब खत्म हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए आत्मघाती विचार भी किए, लेकिन हर बार उसकी धुंधली आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा आ जाता। वह पिता जिन्होंने चुपचाप उसके सैन्य जीवन का समर्थन किया था। वह पिता जिन्होंने जनरल चौहान की बेटी के बजाय अदिति के रूप में जीने की उसकी जिद का सम्मान किया था। वह इस टूटी हुई हालत में अपने पिता के सामने नहीं जा सकती थी। उसने सोचा कि यह उसके पिता के सम्मान पर एक धब्बा होगा, इसलिए उसने अपने पिता से संपर्क नहीं किया। उसने अपनी हालत के बारे में नहीं बताया। उसके पिता यही जानते रहे कि उनकी बेटी अग्रिम मोर्चे पर शानदार ढंग से अपना कर्तव्य निभा रही है। एक दिन एक पुनर्वास चिकित्सक उसके कमरे में आया। अदिति जी, आज से चलने का अभ्यास शुरू करें, मैं आपकी मदद करूंगा। अदिति ने सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं, मैं वैसे भी चल नहीं सकती। हार मत मानिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से निश्चित रूप से सुधार होगा। पुनर्वास चिकित्सक के प्रोत्साहन के बावजूद वह नहीं हिली। उसका मन पहले ही सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। उस दोपहर कमरे के टीवी पर रक्षा समाचार चल रहे थे। एक बड़े सैन्य अभ्यास का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले कमांडरों का परिचय दिया जा रहा था और स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा क्लोजअप में आया। एंकर विशेष रूप से इस अभ्यास का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान ने कहा कि कठिन प्रशिक्षण ही एक मजबूत सेना बनाता है और उन्होंने जवानों के प्रयासों की सराहना की। टीवी स्क्रीन पर उसके पिता शानदार लग रहे थे। कई जनरलों के साथ अभ्यास का नेतृत्व करते हुए उनका रूप वही था जिसकी वह बचपन से प्रशंसा करती आई थी, लेकिन अब बिस्तर पर लेटे हुए जो अपने शरीर को भी नहीं ला सकती थी, उसके लिए पिता का रूप बहुत दूर और अप्राप्य लग रहा था। उस पल एक असहनीय दुख उमड़ आया। पापा, उसने जोर से अपने पिता को पुकारा। पापा, मैं इस तरह टूट गई हूं। जिस बेटी पर आपको गर्व था वह अब नहीं रही। मैं न तो चल सकती हूं, न दौड़ सकती हूं। मैं अब एक सैनिक भी नहीं हूं। गर्म आंसू तकिए को भिगो रहे थे। गुस्सा, दुख, अन्याय और भयानक अकेलापन, सभी भावनाएं मिलकर उसके दिल को चीर रही थी। क्या सच में सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए? विक्रम सिंह वो इंसान बिना किसी परेशानी के जी रहा है और मुझे ही सब कुछ खोना पड़ा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, नहीं, मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकती। यह प्रतिशोध की भावना से अलग था। यह अपने कुचले हुए सम्मान, अपनी पूरी तरह से नकारी गई जिंदगी को ऐसे ही दफन न करने का एक अंतिम प्रतिरोध था। उसे सच्चाई को सामने लाना था, कैप्टन विक्रम सिंह के अपराध को और चुप्पी साधकर सहमति देने वाली यूनिट की कायरता को दुनिया को बताना था। लेकिन अभी उसके पास कोई ताकत नहीं थी। वह शक्तिहीन थी। उसके पास केवल एक ही आखिरी कार्ड बचा था, वह नाम जिसे वह इतना नजरअंदाज करना चाहती थी, वह अस्तित्व जिस पर उसने जीवन भर निर्भर न रहने की कसम खाई थी। पिता। निराशा की सबसे गहरी खाई से उसने अंततः हाथ बढ़ाने का फैसला किया। कांपते हाथों से उसने बिस्तर के पास की मेज पर रखा पब्लिक फोन कार्ड उठाया। पब्लिक फोन बूथ अस्पताल के एक कोने में था। अदिति पुनर्वास के लिए इस्तेमाल होने वाले वॉकर के सहारे मुश्किल से एक एक कदम बढ़ा रही थी। एक छोटे से गलियारे को पार करने में ही 10 मिनट से ज्यादा लग गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। फोन के सामने खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। रिसीवर बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन कार्ड डाला और अपने दिमाग में अंकित नंबर डायल किया। यह उसके पिता के कार्यालय, कॉर्प्स कमांडर के कार्यालय का सीधा नंबर था। एक ऐसा नंबर जो आम लोगों को कभी पता नहीं चल सकता था। एक नंबर जिसे उसके पिता ने बचपन में किसी भी आपात स्थिति के लिए याद करने को कहा था। ट्रिंग ट्रिंग 2 बार घंटी बजने के बाद एक अपरिचित आवाज आई। जय हिंद, कॉर्प्स कमांडर कार्यालय। यह शायद उनके पिता का सहायक था। अदिति ने अपने सूखे होंठों को गीला किया। उसे चिंता थी कि उसकी आवाज ठीक से निकलेगी या नहीं। मुझे जनरल राजवीर चौहान से बात करनी है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और बुरी तरह कांप रही थी। सहायक ने आश्चर्य से पूछा, माफ कीजिए, आप कौन बोल रही हैं? वह अभी एक बैठक में है, बस कह दीजिए। अदिति। सहायक एक पल के लिए हिचकिचाया। हो सकता है उसने इसे एक शरारती कॉल समझा हो, लेकिन अदिति नाम में छिपी सूक्ष्म हताशा को महसूस करते हुए उसने 1 मिनट रुकिए कहा और फोन ट्रांसफर कर दिया। कुछ देर बाद रिसीवर के दूसरी तरफ से एक भारी और जानी पहचानी आवाज आई। मैं चौहान बोल रहा हूं। कौन है? ये उसके पिता थे। उस आवाज को सुनते ही
अदिति की आंखों से रोके हुए आंसू झरने की तरह बह निकले। उसके सारे बचाव टूट गए। वह एक छोटे बच्चे की तरह सिसकने लगी। हिक हिक। वह बोल नहीं पा रही थी। सिसकियों ने उसका गला अवरुद्ध कर दिया था। रिसीवर के दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल चौहान हैरान लग रहे थे। हेलो, आप कौन हैं? आप सिर्फ रो क्यों रही हैं? वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये उनकी बेटी है। उनकी बहादुर और मजबूत बेटी इस तरह फूट फूट कर रोएगी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अदिति ने बमुश्किल अपनी सिसकियों को रोका और दबी हुई आवाज में कहा, पापा, मैं हूं अदिति। अदिति? अदिति, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? क्या हुआ है? बेटी की हालत ठीक नहीं है, यह भांपकर उनकी आवाज में अर्जेंसी आ गई। चिंता और घबराहट से भरी पिता की आवाज सुनकर अदिति फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत थक गई। कहां दर्द हो रहा है? तुम अभी कहां हो? यूनिट में कुछ हुआ है? उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। अदिति ने सिसकते हुए बमुश्किल कहा, मैं सेना के बेस अस्पताल में हूं। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, मुझे एक बीमारी हो गई है। अस्पताल? ये क्या कह रही हो? तुमने पापा को क्यों नहीं बताया? कौन सी बीमारी है? सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। अब मैं सैनिक नहीं रह सकती, मैं चल भी नहीं सकती पापा। सेरेब्रल पाल्सी। उस शब्द को सुनते ही लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने अपनी सांस रोक ली। रिसीवर के पार से कोई आवाज नहीं आई। एक भारी सदमे में डूबे पिता की खामोशी फोन लाइन से महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद उनकी आवाज फिर से आई। पहले की अर्जेंट डिसअपियर्ड एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ कोल्ड रेज फिल्ड वॉइस दैट सीम्ड टू बी ड्रैग्ड अप फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हेल। किसने मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाया? यह एक सवाल नहीं था, यह सब कुछ पता लगाने, कभी माफ न करने का एक ऐलान था। अदिति को और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसके रोने में सारी सच्चाई छिपी थी। कैप्टन विक्रम सिंह का नाम, यूनिट की चुप्पी, उसने जो भी दर्द और अपमान सहा था, वह सब उसके पिता के दिल में एक खंजर की तरह चुभ गया। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने अपनी कांपती आवाज को नियंत्रित करते हुए कहा, अदिति, पापा की बात सुनो। कोई चिंता मत करो, कुछ मत सोचो, बस वहीं रहो। पापा आ रहे, पापा अभी तुरंत आ रहे। फोन कट गया। अदिति रिसीवर पकड़े हुए वहीं बैठ गई, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। लेकिन अजीब तरह से उसके मन का एक कोना थोड़ा शांत हो गया था। निराशा के अंत में पकड़ी गई आखिरी रस्सी, वह रस्सी अब दुनिया को हिला देने वाले एक बड़े तूफान को लाने वाली थी। उस समय एक्साइव कॉर्प्स मुख्यालय में भूचाल आ गया था। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने फोन रखते ही अपनी मुट्ठी से मेज पर मारा। तुरंत सीएमपी कमांडर, विजिलेंस ऑफिसर और मेरे निजी सचिव को बुलाओ 5 मिनट के अंदर, और कॉर्प्स कमांड हेलीकॉप्टर को तुरंत उड़ान के लिए तैयार करो। गंतव्य सेना का बेस अस्पताल। उनकी आंखें धधकती हुई आग की तरह थी। भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल एक पिता को छूने वालों पर न्याय का समय आ गया था। अदिति के साथ फोन पर बात खत्म होने के तुरंत बाद सिविल कॉर्प्स मुख्यालय में हड़कंप मच गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान ने सेना के बेस अस्पताल जाने से पहले कुछ निर्देश दिए। उनकी आवाज फौलाद की तरह ठंडी और दृढ़ थी। विजिलेंस ऑफिसर, जी जनरल साहब, तुरंत हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की विशेष जांच शुरू करो। कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ सहित सभी अधिकारियों और जवानों से हवलदार आदित्य शर्मा से जुड़े सभी तथ्यों की जांच करो। एक भी झूठ या छिपाव आदित्य शर्मा से मिचाले एक साथीहार नहीं होना चाहिए। अगर कोई सच्चाई को छिपाने या हेरफेर करने की कोशिश करता है तो उसे बता देना कि पद की परवाह किए बिना उसे सैन्य कानून के तहत गंभीर सजा के लिए तैयार रहना होगा। जी समझ गया सर। सीएमपी कमांडर, जी जनरल साहब, जांच पूरी होते ही और सबूत मिलते ही कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ को हिरासत में ले लेना। किसी भी प्रतिरोध या प्रलोभन के आगे मत झुकना। यह मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह सैन्य अनुशासन को बनाए रखने और अपने अधीनस्थ के खिलाफ अपराध करने वाले को दंडित करने के लिए कॉर्प्स कमांडर का औपचारिक आदेश है। याद रखूंगा सर। उनके निर्देश तेज और सटीक थे। वह व्यक्तिगत गुस्से में बहकर अपना विवेक नहीं खोए थे। वह अपनी स्थिति और अधिकार का उपयोग करके सबसे कानूनी और गहन तरीके से सच्चाई को उजागर करने और न्याय दिलाने की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले सेना के बेस अस्पताल की ओर जाते हुए उन्होंने हेलीकॉप्टर में ही अपनी बेटी के डॉक्टर से बात की और सभी मेडिकल रिपोर्ट और निदान रिकॉर्ड हासिल किए। जब उन्होंने डॉक्टर की राय की पुष्टि की कि एक्वायर्ड सेरेब्रल पाल्सी का कारण लगातार दुर्व्यवहार और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना थे, तो उन्होंने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी कसकर बंधी मुट्ठियां कांप रही थी। अस्पताल पहुंचकर वह कमरे के दरवाजे के सामने एक पल के लिए हिचकिचाए। जीवन भर एक सैनिक के रूप में उन्होंने कई संकटों और कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उनका दिल इतना कभी नहीं कांपा था और न ही वह इतने डरे थे। जब उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बिस्तर पर बैठी उनकी बेटी का रूप वह नहीं था जिसे वह जानते थे। बहादुर और मजबूत, दुबला पतला शरीर, बेजान आंखें और अनैच्छिक रूप से कांपते हाथ।
उनका दिल टूट गया। अदिति, जब उन्होंने पुकारा तो बेटी ने धीरे धीरे सिर उठाया। आंसू भरी आंखों से पिता को पहचानकर अदिति के चेहरे पर राहत और दुख का भाव आया। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान बेटी के पास गए और उसके कांपते हाथ को पकड़ लिया। बेटी का बर्फीला ठंडा हाथ पकड़ते ही वह और बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी आंखें भर आईं। पापा, पापा को बहुत देर हो गई, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, सच में मुझे माफ कर दो। फौलादी कॉर्प्स कमांडर का रूप कहीं नहीं था, वहां केवल अपनी टूटी हुई बेटी के सामने दुखी एक पिता था। नहीं पापा, यह मेरी गलती है, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। पिता और बेटी काफी देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ पकड़े सिर्फ आंसू बहाते रहे। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने अपनी बेटी से वह सब सुना जो हुआ था। कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ के साथ पहली मुलाकात से शुरू हुआ अपमान और अनुचित आदेश, अदृश्य अलगाव, बारिश में असॉल्ट कोर्स के दौरान हुई हिंसा और चुपचाप सहमति देने वाला यूनिट का माहौल। हर एक कहानी उनके दिल में एक चाकू की तरह चुभ रही थी। उन्होंने बेटी की कहानी सुनते हुए बमुश्किल अपने गुस्से को दबाया। यह गुस्सा करने का समय नहीं था, यह बेटी को आश्वस्त करने और आगे की तैयारी करने का समय था। ठीक है, अब कोई चिंता मत करो, यह सब पापा ठीक कर देंगे, तुम सिर्फ अपने इलाज पर ध्यान दो। उन्होंने बेटी के सिर को धीरे से सहलाया और उन्होंने फैसला किया, वह सिर्फ कैप्टन विक्रम सिंह को सजा देकर नहीं रुकेंगे। इस अवसर पर वह सेना के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार और बुरी प्रथाओं की जड़ों को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कसम खाई कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे कि उनकी बेटी जैसी कोई और पीड़िता न हो। उन्होंने कमरे से बाहर निकलकर अपने निजी सचिव को चुपचाप आदेश दिया, कल सुबह सूरज निकलते ही हेलीकॉप्टर को हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट की ओर मोड़ देना। पूरी यूनिट के सामने उस कमीने को मेरे सामने लाओ। अगली सुबह हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट ने अनजाने में एक सामान्य सुबह का स्वागत किया। कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ हवलदार अदिति शर्मा के अस्पताल भेजे जाने के बाद आंखों का कांटा हटने से बहुत आरामदायक दिन बिता रहे थे। वह अपनी शक्ति की दृढ़ता को महसूस करते हुए संतुष्टि में डूबे हुए थे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि उनके पापों का हिसाब चुकाने के लिए एक बड़ा तूफान उनके सिर पर पहुंच चुका था। यूनिट की शांतिपूर्ण सुबह आने वाले न्याय के लिए तूफान से पहले की शांति थी। सुबह 5:30 बजे हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट का बिगुल हमेशा की तरह बजा। सैनिक नींद भरी आंखों से अपने बिस्तरों से उठे और अधिकारी सुबह की परेड की तैयारी में व्यस्त थे। कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ भी अपने क्वार्टर में नहाकर वर्दी पहन रहे थे। आईने में अपनी छवि पर एक संतोषजनक मुस्कान के साथ वह गुनगुना भी रहे थे। अदिति शर्मा नामक सिरदर्द के चले जाने से यूनिट पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। तभी धड़ 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 पहले दूर से आती हुई आवाज पल भर में करीब आ गई और बैरक की खिड़कियों को हिला दिया। जमीन में हल्का कंपन महसूस हुआ। यह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं थी, यह एक भारी और मेनेसिंग गड़गड़ाहट थी जो पूरे पहाड़ को हिला रही थी। यूनिट की सभी गतिविधियां एक पल के लिए रुक गई। यह क्या शोर है? कैप्टन विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। अभी भी अंधेरे से घिरे नीले सुबह के आसमान के सामने एक विशाल काला साया यूनिट की ओर उतर रहा था। एक HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर जिसके धड़ पर 3 सितारे स्पष्ट रूप से अंकित थे। कॉर्प्स कमांडर का कमांड हेलीकॉप्टर। कॉर्प्स कमांडर साहब, उसका दिमाग सुन्न हो गया। कॉर्प्स कमांडर का बिना सूचना के आना, वह भी सीधे उसकी यूनिट के परेड ग्राउंड पर, यह एक ऐसी बात थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक अशुभ पूर्वाभास उसकी रीढ़ में दौड़ गया। परेड ग्राउंड पर पहले से ही हंगामा मचा हुआ था। संतरी पोस्ट से रिपोर्ट मिलने पर बटालियन कमांडर और सूबेदार मेजर घबराकर दौड़े आए और बैरकों से बाहर निकले जवान दूर से यह दृश्य देखते हुए हैरान थे। हेलीकॉप्टर ने एक बड़े तूफान को उठाते हुए परेड ग्राउंड के बीच में लैंड किया। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान बाहर निकले। उनके पीछे पूरी तरह से सशस्त्र सैन्य पुलिस के जवान जानलेवा भावों के साथ उतरे। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान का चेहरा बिना किसी भावना के पत्थर की तरह ठंडा था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी ठंडी आग धधक रही थी जो किसी को भी जमा सकती थी। उन्होंने उतरते ही आसपास देखे बिना हड़बड़ी में दौड़ते हुए आ रहे बटालियन कमांडर से धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज में पूछा, चार्ली कंपनी का कमांडर कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ कहां है? उनकी पहली बात पर बटालियन कमांडर का दिल रुक गया। कॉर्प्स कमांडर इस यूनिट में, वह भी विशेष रूप से चार्ली कंपनी के कमांडर को पूछ रहे हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। वह उस बैरक में है सर, मैं अभी उसे बुलाता हूं। उसी समय कैप्टन विक्रम सिंह पागलों की तरफ परेड ग्राउंड की ओर दौड़ रहे थे। क्यों? आखिर क्यों? कॉर्प्स कमांडर साहब, मुझे क्यों? उनका दिमाग सवालों से भरा था। क्या पिछले अभ्यास में अच्छे प्रदर्शन के लिए कोई पुरस्कार देने आए हैं, या कहीं अदिति शर्मा के मामले में तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मामूली हवलदार के घायल होने पर कॉर्प्स कमांडर खुद नहीं आ सकते। उन्होंने बेचैनी को दूर करने की कोशिश की।
परेड ग्राउंड पहुंचकर वह लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के सामने खड़े हुए और सैल्यूट किया। जय हिंद सर, चार्ली कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ रिपोर्टिंग सर। उनकी आवाज में सामान्य आत्मविश्वास नहीं था और वह बुरी तरह कांप रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने उनके सैल्यूट का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े। सभी सैनिक सांस रोके हुए उस दृश्य को देख रहे थे। परेड ग्राउंड में केवल कॉर्प्स कमांडर के जूतों की मिट्टी पर पड़ने की आवाज गूंज रही थी। अंत में कैप्टन विक्रम के ठीक सामने खड़े होकर लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, अब एक एक करके मुझे बताओ। बेटी, उस एक शब्द से कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ की दुनिया ढह गई। उनके दिमाग में सभी टुकड़े जुड़ गए। हवलदार अदिति शर्मा, वह पृष्ठभूमि जिसे वह इतनी शिद्दत से छिपाने की कोशिश कर रही थी, उनके प्रति उसकी उस आत्मविश्वासी और अटूट नजरों का कारण यह सब कॉर्प्स कमांडर की बेटी शब्द से स्पष्ट हो गया। उसे एहसास हुआ जिसे उसने कुचला और अपमानित किया था वह कोई साधारण महिला एनसीओ नहीं थी। वह एक मूर्ख लकड़बग्घा था जिसने सीधे बाघ की आंख में उंगली डाल दी थी। उसके पैर कांपने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं था। सब खत्म हो गया। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। परेड ग्राउंड में जमा सभी सैनिक भी सदमे में थे। फुसफुसाहट लहरों की तरह फैल गई। हवलदार अदिति शर्मा कॉर्प्स कमांडर की बेटी थी और कैप्टन विक्रम ने उसके साथ जो भी अत्याचार किए थे वे सब एक एक करके उनकी आंखों के सामने घूम गए। अब वे पूरी स्थिति को समझ गए थे और साथ ही कैप्टन विक्रम के आने वाले भाग्य का भी अनुमान लगा लिया था। न्याय का हेलीकॉप्टर चुपचाप परेड ग्राउंड पर खड़ा था, लेकिन उसका काला धड़ एक विशाल गिलोटिन जैसा लग रहा था। एक अभिमानी अधिकारी के सैन्य जीवन नहीं, पूरे जीवन को समाप्त करने वाली न्याय की तलवार अब उसकी गर्दन पर रखी जा चुकी थी। बेटी, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। जनरल साहब, कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ ने आखिरी कोशिश की। पीले पड़े चेहरे और कांपते हुए उसने वास्तविकता को नकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज पानी में डूबे हुए व्यक्ति की चीख की तरह खोखली थी। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान उसकी सफाई पर हंसे। समझ नहीं आ रहा, जिसे तुमने बीमारी का बहाना बनाने का आरोप लगाकर कीचड़ में फेंका, औरत होकर कहकर अपमानित किया और मानसिक रूप से कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ाया, मेरी उस इकलौती बेटी हवलदार अदिति शर्मा को तुम नहीं जानते। जब लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने हवलदार अदिति शर्मा का नाम सीधे तौर पर लिया तो कैप्टन विक्रम की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। वह वहीं ढह जाने को था। तुम वर्दी पहनने के लायक नहीं हो। नहीं, तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान की आवाज में गुस्से से ज्यादा गहरी घृणा थी। उन्होंने कैप्टन विक्रम के कंधे पर लगे कैप्टन के रैंक को अपनी उंगली से छुआ। क्या तुम्हें लगता है कि यह रैंक तुमने अपनी मेहनत से हासिल किया है? राष्ट्र ने तुम्हें जो कमांडर का अधिकार दिया, तुमने उसे अपने व्यक्तिगत भावनाओं के लिए अपने अधीनस्थ को परेशान करने और प्रताड़ित करने में इस्तेमाल किया। यह सेना के साथ विश्वासघात है और राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। उनकी फटकार पूरे परेड ग्राउंड में गूंज गई। सभी जवानों ने सिर झुका लिया। उन्हें लगा कि कैप्टन विक्रम के अत्याचारों को जानते हुए भी चुप रहने की उनकी कायरता पर भी फटकार पड़ रही है। सीएमपी कमांडर, क्या कर रहे हो? लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने पीछे मुड़कर चिल्लाया। इस आदमी के रैंक उतारो और तुरंत गिरफ्तार करो। इस क्षण से विक्रम सिंह भारतीय सेना का कैप्टन नहीं है। वह सेना के सम्मान को कलंकित करने वाला एक अपराधी मात्र है। जी सर। सीएमपी कमांडर के बुलंद जवाब के साथ दो सशस्त्र सैन्य पुलिसकर्मी कैप्टन विक्रम की ओर दौड़े। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी दोनों बाहें पीछे मोड़कर उसे काबू में कर लिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। जनरल साहब, मुझसे गलती हो गई। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। कैप्टन विक्रम को आखिरकार स्थिति समझ आई और वह गिड़गिड़ाने लगा। उसका अभिमानी और आत्मविश्वासी रूप कहीं नहीं था। वह रोते चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया और लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के जूते पकड़ने की कोशिश करने लगा। माफी? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके सपनों को कुचल दिया और अब तुम माफी मांग रहे हो? लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने उसके हाथ को ठंडक से झटक दिया। तुम्हें माफी नहीं बल्कि कानून का न्याय मिलना चाहिए। ले जाओ इसे। सैन्य पुलिसकर्मियों ने उसका मुंह बंद किया और उसे घसीटना शुरू कर दिया। वह एक जानवर की तरह छटपटाया, लेकिन मजबूत सैन्य पुलिसकर्मियों की पकड़ से बच नहीं सका। एक सैन्य पुलिसकर्मी ने उसके कंधे पर लगे कैप्टन के रैंक को बेरहमी से फाड़ दिया। विक्रम सिंह नाम की प्लेट भी जमीन पर फेंक दी गई। उसका अभिमान और सम्मान, जिसे वह कभी फौलाद की तरह बनाना चाहता था, इस तरह कीचड़ भरे परेड ग्राउंड पर बेरहमी से रौंद दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने घसीटते हुए ले जाए जा रहे विक्रम सिंह की पीठ को ठंडक से देखा और फिर परेड ग्राउंड पर कतार में खड़े सभी सैनिकों की ओर मुड़े। सब सुनो। उनकी आवाज में दुख और गुस्सा मिला हुआ था। मैं आज एक कॉर्प्स कमांडर होने से पहले एक पिता के रूप में यहां खड़ा हूं। मेरी बेटी ने कॉर्प्स कमांडर की बेटी की पृष्ठभूमि को छिपाकर
केवल अपनी ताकत से एक महान सैनिक बनने की कोशिश की, लेकिन यह यूनिट और तुम सब मेरी उस बेटी की रक्षा नहीं कर सके। एक कमांडर के क्रूर अत्याचार के सामने सब चुप रहे और तमाशा देखते रहे। उनकी नजरें बटालियन कमांडर, सूबेदार मेजर और चार्ली कंपनी के अन्य अधिकारियों और जवानों पर बारी बारी से गईं। कोई भी सिर नहीं उठा सका। तमाशा देखना भी एक अपराध है। अन्याय देखकर आंखें मूंद लेना एक कायरतापूर्ण कार्य है और एक सैनिक के रूप में कर्तव्य की अवहेलना है। मैं आज सिर्फ उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि इस घटना से जुड़े हर व्यक्ति से इसका हिसाब लूंगा। हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट को आज से भंग करने के स्तर की जांच और पड़ताल का सामना करना पड़ेगा। तैयार रहना। उनकी घोषणा मौत की सजा की तरह थी। पूरी यूनिट में दहशत फैल गई। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़े और वापस हेलीकॉप्टर की ओर चल दिए। उनकी पीठ एक विशाल पहाड़ की तरह भारी और दुखी लग रही थी। हेलीकॉप्टर फिर से गड़गड़ाते हुए आसमान में उठ गया। पीछे छूटे हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट के परेड ग्राउंड पर केवल एक ठंडी खामोशी और निराशाजनक हवा छाई हुई थी। यह एक ऐसी सुबह थी जहां कभी फौलाद की तरह मजबूत दिखने वाली हर चीज एक महिला के आंसू और एक पिता के गुस्से के सामने चकनाचूर हो गई थी। कॉर्प्स कमांडर का हेलीकॉप्टर गायब होने के तुरंत बाद हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट में विजिलेंस और सैन्य पुलिस की गाड़ियां घुस आईं। यूनिट में तुरंत सभी प्रशिक्षण और काम रोक दिए गए और बाहरी दुनिया से संचार नियंत्रित कर दिया गया। एक अभूतपूर्व बड़े पैमाने पर विशेष जांच शुरू हो गई थी। जांच की तलवार सबसे पहले कमांडरों की ओर मुड़ी। बटालियन कमांडर, सूबेदार मेजर और चार्ली कंपनी के सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर गहन पूछताछ की गई। क्या तुम सच में कैप्टन विक्रम सिंह के दुर्व्यवहार के बारे में नहीं जानते थे? अगर जानते थे तो तुमने ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं की? जब हवलदार अदिति शर्मा बेहोश हुई तो तत्काल चिकित्सा निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जांचकर्ताओं के तीखे सवालों के सामने अधिकारियों ने बहाने बनाए या जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, लेकिन कॉर्प्स कमांडर की कड़ी चेतावनी के बाद अंततः एक एक करके सच्चाई उगलना शुरू कर दिया। कैप्टन विक्रम का स्वभाव इतना गुस्सैल था कि हम आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं कर सके। हवलदार अदिति इतनी सहनशील थी कि हमें नहीं लगा कि मामला इतना गंभीर है। हम नहीं चाहते थे कि यूनिट की कोई अप्रिय घटना बाहर जाए। उनके कायरतापूर्ण बहाने सभी दर्ज कर लिए गए। जांच का मुख्य आधार चार्ली कंपनी के जवानों की गवाही थी। पहले तो बदला लिए जाने के डर से जवान मुंह नहीं खोल रहे थे, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उनकी सुरक्षा का वादा किया और समझाया कि सच बोलना ही हवलदार अदिति की मदद करने का तरीका है, तो उन्होंने अंततः अपने बंद मुंह खोल दिए। एक जवान की गवाही ने शुरुआत की। कैप्टन विक्रम सिंह शुरू से ही अदिति मैम से नफरत करते थे। महिला सैनिक होने के कारण वह हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते थे और सबके सामने उनका अपमान करते थे। फिर दूसरे जवानों की गवाहियां बाढ़ की तरह फूट पड़ी। वह उन्हें असंभव काम देते थे और उन्हें सोने भी नहीं देते थे। पार्टी में उन्होंने जबरदस्ती शराब पिलाई। जब हम अदिति मैम से बात करते थे तो हमें सजा मिलती थी, इसलिए हम उनके पास नहीं जा सकते थे। हमें बहुत खेद है। सबसे निर्णायक गवाही बारिश में हुए असॉल्ट कोर्स के बारे में थी। उस दिन अदिति मैम की तबीयत बहुत खराब लग रही थी। फिर भी कैप्टन विक्रम ने उन्हें जबरदस्ती प्रशिक्षण करवाया और जब वह गिर गईं तो उन्होंने उन पर नाटक करने का आरोप लगाया। उसने प्रशिक्षण की आड़ में अदिति मैम के साथ मारपीट की। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने उनके बाल पकड़कर उन्हें कीचड़ में डुबो दिया। एक जवान ने उस समय चुपके से शूट किया गया एक स्मार्टफोन वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया। वीडियो में कैप्टन विक्रम द्वारा अदिति के साथ मारपीट का दृश्य साफ साफ कैद था। यह एक अकाट्य सबूत था। सभी गवाहियां और सबूत एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। यह सिर्फ एक अनुशासनहीनता का मामला नहीं था। यह एक कमांडर द्वारा अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने अधीनस्थ पर लंबे समय तक किए गए एक शातिर और योजनाबद्ध अपराध था। सच्चाई का बोझ बहुत भारी था। जो सभी सदस्य अब तक चुप रहे और तमाशा देखते रहे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके कार्यों ने कितना भयानक परिणाम दिया है और वे गहरे अपराध बोध से पीड़ित थे। विशेष रूप से जो जवान अदिति का अनुसरण करते थे, वे उसे बचाने में नाकाम रहने की माफी में रो पड़े। जांच कैप्टन विक्रम सिंह के व्यक्तिगत मुद्दे से आगे बढ़कर पूरी यूनिट की प्रणालीगत समस्या तक फैल गई। एक कमांडर के अत्याचारों को रोकने में विफल कमांड श्रृंखला, एक अधीनस्थ की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाली परामर्श प्रणाली और प्रदर्शन उन्मुख संस्कृति जिसमें मानवाधिकारों की उपेक्षा की गई थी। हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट की सभी बीमारियां सतह पर आ गईं। कई दिनों की गहन जांच के बाद जांच रिपोर्ट तैयार की गई। सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट में कैप्टन विक्रम सिंह के अपराधों, यूनिट की समस्याओं और संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारियों का विस्तार से वर्णन किया गया था। यह रिपोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान के माध्यम से रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को सीधे सौंपी गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सेना का शीर्ष नेतृत्व हिल गया। यह सिर्फ एक यूनिट की समस्या नहीं थी,
बल्कि एक गंभीर घटना थी जो पूरी सेना के विश्वास को हिला सकती थी। सच्चाई को और नहीं छिपाया जा सकता था। इसका बोझ सभी संबंधित लोगों पर पड़ने लगा था और इसने जल्द ही पूरे भारत को हिला देने वाले एक बड़े मुकदमे का आगाज किया। विशेष जांच के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान ने सभी कॉर्प्स के काम अपने डिप्टी को सौंप दिए और अपनी बेटी के पास रहे। वह हर दिन अस्पताल जाकर बेटी के खाने का ध्यान रखते और पुनर्वास प्रक्रिया में साथ रहते। उन्होंने बेटी के सामने यथासंभव शांत और मजबूत दिखने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह बेटी को दर्द में देखते उनका दिल टूट जाता। एक समय परेड ग्राउंड पर हुक्म चलाने वाली उनकी बेटी अब समानांतर बार पकड़कर खड़े होने में भी संघर्ष कर रही थी। कुछ कदम चलने के बाद गिरकर रोती हुई बेटी को देखकर उन्हें अपने आंसू रोकने के लिए होंठ काटने पड़ते थे। एक रात सोती हुई समझी जाने वाली अदिति ने धीरे से अपने पिता को पुकारा, पापा। हां अदिति, जाग गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके नाम पर धब्बा लगा दिया। बेटी की बात सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल चौहान का दिल टूट गया। उन्होंने बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, ऐसा मत कहो, धब्बा तो दूर, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। किसी भी पृष्ठभूमि पर निर्भर हुए बिना अपने रास्ते पर चलने का तुम्हारा साहस किसी भी सितारे से ज्यादा चमकदार और गर्व करने लायक है। लेकिन मैं असफल रही। मैंने आखिरकार आपसे मदद मांगी। मैं एक कमजोर सैनिक थी। नहीं, तुम सबसे मजबूत सैनिक थी। तुमने अंत तक टिकने की कोशिश की, लेकिन तुमने जिसका सामना किया वह एक सैनिक नहीं बल्कि एक कायर अपराधी था। किसी भी फौलाद को अगर लगातार भट्टी में पीटा जाए तो वह एक दिन टूट ही जाता है। यह इसलिए नहीं कि फौलाद कमजोर था, बल्कि इसलिए कि आग बहुत गर्म थी। यह तुम्हारी गलती नहीं है, कभी भी खुद को दोष मत देना। उनकी गर्मजोशी भरी सांत्वना पर अदिति ने रोके हुए आंसू बहा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने चुपचाप अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटी की दुबली पतली पीठ थपथपाते हुए उनकी आंखों से भी गर्म आंसू बह निकले। जीवन भर एक सैनिक के रूप में उन्होंने कभी किसी के सामने कमजोरी नहीं दिखाई थी, लेकिन अब वह एक कॉर्प्स कमांडर नहीं थे। वह बस अपनी बीमार बेटी के सामने टूटते हुए एक पिता थे। पापा सब कुछ ठीक कर देंगे। तुमने जो भी दर्द सहा है, जो भी आंसू बहाए हैं, मैं उसका कई गुना बदला लूंगा और मैं ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दूंगा कि इस देश के सैनिकों को फिर कभी तुम्हारे जैसा दर्द न सहना पड़े। उन्होंने बेटी के कान में धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कसम खाई। कुछ दिनों बाद वह जांच रिपोर्ट लेकर फिर से अपनी बेटी के पास आए। अदिति, सच्चाई सामने आ गई है, अब न्याय का समय है। उन्होंने रिपोर्ट की सामग्री बेटी को समझाई। विक्रम सिंह के सभी अपराधों और उसे अदालत में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। एक सैन्य अदालत बैठेगी। विक्रम सिंह को हत्या के प्रयास, सत्ता का दुरुपयोग, क्रूरता, मारपीट और अपमान सहित सभी लागू कानूनों के तहत सबसे कठोर सजा मिलेगी। वह एक पल के लिए रुके और बेटी की आंखों में देखा। मुकदमे के दौरान तुम्हें शायद एक गवाह के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। यह मुश्किल होगा, लेकिन क्या तुम सह पाओगी? यह एक बहुत दर्दनाक प्रक्रिया होगी। तुम्हें वह सब फिर से याद करना होगा जो तुम्हारे साथ हुआ। अदिति ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब निराशा की कोई चमक नहीं थी। पिता के आंसू और प्यार में उसे फिर से खड़े होने का साहस मिल गया था। मैं कर सकती हूं पापा, नहीं मुझे करना ही होगा, अपने लिए और मेरे जैसे अन्य पीड़ितों के लिए। मैं अब और नहीं भागूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें छिपी इच्छा शक्ति फौलाद की तरह मजबूत थी। वह अब एक पीड़िता नहीं थी, वह सच्चाई को उजागर करने और न्याय स्थापित करने के लिए लड़ने वाली एक योद्धा थी। उसने अपने कुचले हुए सैनिक सम्मान को अपने हाथों से वापस पाने का फैसला किया था। पिता और बेटी ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। यह एक लंबी अंधेरी सुरंग के अंत में आखिरकार प्रकाश की एक किरण देखने वालों की मुस्कान थी। न्याय का समय आ गया था और वे एक साथ लड़ने के लिए तैयार थे। हवलदार अदिति शर्मा का मामला सिर्फ सेना के भीतर ही सीमित नहीं रहा। जब एक मीडिया हाउस ने इस खबर को विशेष रूप से प्रकाशित किया तो पूरा भारत हिल गया। ब्रेकिंग न्यूज, सेवारत कॉर्प्स कमांडर की बेटी यूनिट में क्रूरता के कारण सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित। खबर का प्रभाव जबरदस्त था। कॉर्प्स कमांडर की बेटी जैसा सनसनीखेज तत्व और क्रूरता के कारण सेरेब्रल पाल्सी जैसे चौंकाने वाले तथ्य के संयोजन से जनमत उबल पड़ा। इंटरनेट पोर्टल साइटें तुरंत संबंधित समाचारों से भर गईं और टिप्पणी अनुभागों में क्रोध और शोक की आवाजें गूंजने लगी। क्या यह 21वीं सदी की भारतीय सेना है? कोई इंसान किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जब कॉर्प्स कमांडर की बेटी का यह हाल है तो बिना किसी पहुंच वाले आम जवानों का क्या होता होगा? पूरी सेना को सुधारने की जरूरत है। अपराधी की पहचान सार्वजनिक करो और उसे सैन्य अदालत में नहीं बल्कि आम अदालत में हत्या के लिए मुकदमा चलाओ। जनता का गुस्सा प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ऑनलाइन याचिका के रूप में पहुंचा।
क्रूरता के अपराधी कैप्टन विक्रम सिंह को कठोर दंड और सेना में बुरी प्रथाओं को खत्म करने के लिए विशेष कानून बनाने की याचिका पर कुछ ही दिनों में 5 लाख से अधिक लोगों ने सहमति जताई। राजनीतिक क्षेत्र भी हरकत में आया। संसद की रक्षा समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को तलब किया। सांसदों ने तीखी आलोचना की। यह सब क्या हो रहा है? हमें नहीं पता था कि सेना में अनुशासनहीनता इस हद तक है। सेना प्रमुख इस स्थिति के लिए क्या जिम्मेदारी लेंगे? यह सिर्फ एक अपराधी को दंडित करने और मामला खत्म करने का नहीं है। रक्षा मंत्री ने सिर झुकाकर माफी मांगी और सेना में कठोर सुधार का वादा किया। सेना प्रमुख ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने और पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों पर नए सिरे से विचार करने की बात कही। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना गया। विदेशी मीडिया ने भारतीय सेना में पिछड़े मानवाधिकार मुद्दों की ओर इशारा करते हुए आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए। सेना की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। इस सारी स्थिति के केंद्र में लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान थे। कुछ लोगों ने आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कहा कि वह अपनी बेटी के बदले के लिए कॉर्प्स कमांडर के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में दृढ़ता से अपनी स्थिति स्पष्ट की। मैं अपनी बेटी के पिता के रूप में क्रोधित और दुखी हूं, लेकिन मैं साथ ही भारतीय सेना के एक जनरल के रूप में इस मामले को संभाल रहा हूं। यह कोई व्यक्तिगत बदला नहीं है। यह सेना के सड़े हुए घाव को काटने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वजनिक कर्तव्य है कि मेरी बेटी जैसा कोई और शिकार न हो। मैं इस मामले की सच्चाई को उजागर करने और न्याय स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। उनकी सच्ची अपील पर जनमत ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। वह सिर्फ एक पीड़ित के पिता से बढ़कर सेना में सुधार का नेतृत्व करने वाले एक प्रतीकात्मक व्यक्ति बन गए। इस बीच अस्पताल के कमरे में अदिति समाचार के माध्यम से देख रही थी कि दुनिया उसकी वजह से कितनी उथल पुथल में है। पहले तो उसे यह सोचकर बुरा लगा कि उसकी वजह से उसके पिता को परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी अपनी लड़ाई नहीं है। अनगिनत लोग समर्थन के संदेश भेज रहे थे और अतीत में उसके जैसे ही दर्द से गुजर चुके अन्य पीड़ितों ने भी साजपूर्वक अपनी आप बीती सुनाई। उसकी कहानी ने उन अन्य आवाजों को बाहर लाने का एक अवसर प्रदान किया जो अब तक चुप थी। वो अब शर्मिंदा नहीं थी या छिपना नहीं चाहती थी। अगर उसका दर्द एक बेहतर दुनिया बनाने में थोड़ा भी योगदान दे सकता है तो उसने स्वेच्छा से इसके केंद्र में खड़े होने का फैसला किया। दुनिया के सामने आई सच्चाई बदसूरत और दर्दनाक थी, लेकिन साथ ही यह बदलाव की शुरुआत का संकेत भी थी। एक व्यक्ति की त्रासदी अब पूरे समाज के लिए एक भारी जिम्मेदारी बन गई थी और उस जिम्मेदारी का पहला अध्याय जल्द ही शुरू होने वाली सैन्य अदालत थी। जिस दिन सैन्य अदालत की सुनवाई हुई, अदालत के आसपास का क्षेत्र कई मीडिया कर्मियों और नागरिक समाज संगठनों से भरा हुआ था। भारतीय सेना के असली चेहरे को उजागर करने वाले इस सदी के मुकदमे पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। आरोपी के कटघरे में खड़े विक्रम सिंह का रूप दयनीय था। एक समय का शानदार कैप्टन का रूप गायब हो गया था और केवल एक कैदी की वर्दी में सिर झुकाए एक अपराधी बचा था। उसके वकील ने तर्क दिया कि यह एक आवेश में की गई कार्रवाई थी और प्रशिक्षण का एक हिस्सा था, न कि प्रताड़ना का इरादा। लेकिन सैन्य अभियोजक द्वारा पेश किए गए सबूतों के सामने उसके तर्क कमजोर पड़ गए। गवाह के कटघरे में हिमालयन आइगल्स रेजिमेंट के जवान और अधिकारी बारी बारी से खड़े हुए। वे अब चुप नहीं रहे। उन्होंने विक्रम सिंह द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, अपमान, अनुचित आदेश और बारिश में असॉल्ट कोर्स के दौरान हुई मारपीट सहित सभी तथ्यों की स्पष्ट गवाही दी। विशेष रूप से जब मारपीट का वीडियो अदालत में चलाया गया तो दर्शकों में से आहें निकल गई। मुकदमे का मुख्य आकर्षण पीड़िता हवलदार अदिति शर्मा की गवाही थी। व्हीलचेयर पर गवाह के कटघरे की ओर बढ़ते हुए उसे देखकर अदालत में सन्नाटा छा गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान दर्शकों की पहली पंक्ति में मुट्ठी भींचे हुए अपनी बेटी को देख रहे थे। सैन्य अभियोजक ने पूछताछ शुरू की। गवाह, आपको आरोपी विक्रम सिंह से किस तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा? अदिति ने कांपती आवाज में लेकिन शांत और स्पष्ट रूप से उन सभी घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया जो उसने सही थी। आरोपी ने मुझे शुरू से ही नजरअंदाज किया और अपमानित किया क्योंकि मैं एक महिला सैनिक थी। एक औरत क्या जानेगी सैनिक भावना की कमी है जैसी बातें दोहराकर उसने मेरे स्वाभिमान को कुचला। उसने मुझे अलग थलग कर दिया। उसने मुझे अन्य साथियों से बात करने से भी रोका और मुझे महत्वपूर्ण बैठकों से बाहर रखा। मैं यूनिट में एक भूत की तरह थी। उसने मुझे शारीरिक कष्ट दिया। उसने मुझे बारिश में जबरदस्ती प्रशिक्षण करवाया और जब मैं घायल हो गई तो उसने मुझ पर नाटक करने का आरोप लगाया और उसने सबके सामने मेरे साथ मारपीट की। उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे कीचड़ में डुबो दिया। जैसे जैसे उसकी गवाही आगे बढ़ी, अदालत का हॉल गुस्से और दुख से भर गया। उसने अपने सबसे अपमानजनक और दर्दनाक क्षणों को शांति से सामने रखा। यह सिर्फ विक्टिमाइजेशन का वर्णन नहीं था, यह एक कुचले हुए सैनिक के सम्मान को वापस पाने की एक हताश चीख थी। विक्रम सिंह के वकील ने जिरा शुरू की।
क्या आपको नहीं लगता कि आरोपी की कार्रवाई प्रशिक्षण का एक हिस्सा हो सकती थी? एक मजबूत सैनिक बनाने के लिए एक डांट फटकार? वकील की बात खत्म होने से पहले ही अदिति ने उसकी बात काट दी। नहीं, उसने व्हील चेयर से अपना ऊपरी शरीर सीधा किया और आरोपी के कटघरे में बैठे विक्रम सिंह को सीधे घूरते हुए चिल्लाई। वह प्रशिक्षण नहीं था, वह प्रताड़ना थी, हिंसा थी और एक इंसान की आत्मा को नष्ट करने का एक स्पष्ट अपराध था। सच्ची सैनिक भावना अपने अधीनस्थ का सम्मान करने और एक साथ बढ़ने में निहित है। अपनी शक्ति का उपयोग करके कमजोरों को कुचलना सैनिक भावना नहीं, बल्कि सबसे कायरतापूर्ण हिंसा है। उसकी चीख पूरे अदालत हॉल में गूंज गई। दर्शकों में से तालियां बज उठी। विक्रम सिंह ने उसकी नजरों से बचते हुए अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। अदिति ने अंत में अदालत से अपील की, माननीय न्यायाधीश, मैंने अपना सपना खो दिया है। मैं अब उस सैनिक के रास्ते पर नहीं चल सकती जिसे मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहा था। लेकिन मैं आज यहां व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं खड़ी हूं। मैं इस उम्मीद के साथ खड़ी हूं कि मेरे जैसा कोई और पीड़ित ना हो। कृपया आरोपी को उचित सजा दें ताकि इस देश के सभी सैनिक सम्मान और मानवाधिकारों के साथ गर्व से सेवा कर सकें। गवाही पूरी करने के बाद वह चुपचाप रो पड़ी। वे आंसू अब निराशा के आंसू नहीं थे, वे सच्चाई के लिए लड़ने वाले के गर्म और पवित्र आंसू थे। उस दिन न्याय की अदालत सिर्फ एक अपराधी का न्याय करने की जगह नहीं थी, बल्कि भारतीय सेना को भविष्य का रास्ता दिखाने वाली एक ऐतिहासिक घटना बन गई थी। लंबा मुकदमा खत्म हुआ और आखिरकार फैसले का दिन आ गया। अदालत एक बार फिर कई लोगों की दिलचस्पी के बीच तनाव में घिरी हुई थी। न्यायाधीश ने एक गंभीर आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। आरोपी विक्रम सिंह, पूर्व सेना कैप्टन। अदालत यह मानती है कि आरोपी ने एक कमांडर के रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति का दुरुपयोग करते हुए अपने अधीनस्थ पीड़िता हवलदार अदिति शर्मा को लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोपी के कृत्य प्रशिक्षण के नाम पर उचित नहीं ठहराए जा सकते और यह एक स्पष्ट आपराधिक कृत्य है। इसने न केवल पीड़िता के शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचाया, बल्कि एक इंसान की गरिमा और सेना के सम्मान को भी गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई। न्यायाधीश एक पल के लिए रुके और आरोपी के कटघरे में बैठे विक्रम सिंह को ठंडक से देखा। विशेष रूप से आरोपी ने अपने अपराध पर पछतावा करने के बजाय मुकदमे के दौरान जिम्मेदारी से बचने का रवैया दिखाया, जिससे पश्चाताप का कोई संकेत नहीं मिलता है। इसलिए अदालत यह मानती है कि आरोपी को सेना और समाज से लंबे समय तक अलग रखकर उसे गंभीर रूप से जवाबदेह ठहराना अनिवार्य है। सबने सांस रोक ली। अंत में न्यायाधीश का न्याय का हथौड़ा गिरा। आदेश, आरोपी विक्रम सिंह को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा आरोपी के सैन्य पेंशन के अधिकार को रद्द किया जाता है और अगले 10 वर्षों के लिए किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति को प्रतिबंधित किया जाता है। 15 साल का कारावास, यह सैन्य अदालत में दुर्व्यवहार के मामले में दी जा सकने वाली उच्चतम स्तर की सजा थी। जैसे ही यह सजा सुनाई गई, विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं बैठ गया। मैंने क्या? वह एक हैरान व्यक्ति की तरह बड़बड़ाया। दर्शकों में से राहत की सांसें और तालियां बज उठी। अदिति और लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह एक लंबी लड़ाई के खत्म होने का क्षण था। मुकदमा सिर्फ विक्रम सिंह की व्यक्तिगत सजा पर खत्म नहीं हुआ। इस घटना के बाद सेना में बड़े पैमाने पर सुधार हुए। हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट के बटालियन कमांडर को कमांड की जिम्मेदारी के लिए पद से हटा दिया गया और विक्रम सिंह के अत्याचारों को नजरअंदाज करने वाले अन्य अधिकारियों को भी निलंबन और वेतन कटौती जैसी गंभीर सजा मिली। विशेष रूप से मेडिकल ऑफिसर के निकासी अनुरोध को नजरअंदाज करने के कृत्य की कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में अतिरिक्त जांच की गई। रक्षा मंत्रालय ने सैनिक मानवाधिकार संरक्षण और सेवा संस्कृति नवाचार समिति का गठन किया। समिति ने निम्नलिखित नवाचार योजनाओं की घोषणा की: कमांडर मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, युद्ध क्षमता के मूल्यांकन के साथ साथ अधीनस्थों के साथ संवाद कौशल और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को कमांडर मूल्यांकन के मुख्य संकेतकों के रूप में शामिल करना, बाहरी निगरानी प्रणाली की शुरुआत, सेना के बाहर के मानवाधिकार विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक लोकपाल प्रणाली शुरू करना ताकि सेवा के दौरान दुर्व्यवहार की निगरानी की जा सके और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित हो सके, पीड़ित संरक्षण प्रणाली को मजबूत करना, पीड़ितों को तत्काल सुरक्षा, उपचार और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पहले कार्रवाई, बाद में रिपोर्ट के सिद्धांत का पालन करना और द्वितीयक उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त नियम बनाना, लैंगिक समानता शिक्षा को मजबूत करना, सभी सैनिकों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता शिक्षा को अनिवार्य बनाना ताकि महिला सैनिकों के खिलाफ भेदभाव और पूर्वाग्रह को खत्म किया जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान ने इस सुधार योजना को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यथार्थवादी और मजबूत उपायों का प्रस्ताव दिया और सेना के शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त किया। न्याय का हथौड़ा सिर्फ एक अपराधी पर नहीं गिरा था, यह भारतीय सेना की पुरानी और बीमार प्रथाओं पर गिरा था। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी
लेकिन सेना के लिए एक स्वस्थ और विश्वसनीय संगठन बनने के लिए यह आवश्यक था। मुकदमे के बाद अदिति ने अदालत से बाहर निकलते हुए बहुत दिनों बाद नीले आसमान को देखा। उसका शरीर अभी भी स्वतंत्र नहीं था, लेकिन उसके मन पर पड़े भारी बोझ की जंजीरें टूट गई थी। न्याय जीवित था और उस न्याय को स्थापित करने में वह भी शामिल थी। इस तथ्य पर उसे एक शांत गर्व महसूस हुआ। न्याय का फैसला हो चुका था, लेकिन अदिति के सामने एक और लड़ाई बाकी थी, खुद के साथ की लड़ाई, पुनर्वास का लंबा और कठिन रास्ता। उसका शरीर अभी भी उसकी इच्छा का पालन नहीं करता था। चॉपस्टिक से खाना, लिखना और कपड़ों के बटन लगाना जैसे छोटे मोटे दैनिक कार्य भी उसके लिए बड़ी चुनौतियां थी। हर दिन दोहराया जाने वाला पुनर्वास प्रशिक्षण शारीरिक दर्द के साथ साथ अंतहीन निराशा भी लाता था। मैं बस इतना ही कर सकती हूं, कितनी दयनीय हूं। एक दिन पुनर्वास कक्ष में पसीना बहाते हुए चलने का अभ्यास करते हुए गिरने पर उसने अनजाने में खुद को कोसा। वह कभी 20 किलोग्राम का पैक पहनकर 20 किलोमीटर दौड़ने वाली पहली व्यक्ति थी। यह स्वीकार करना मुश्किल था कि वही अब समानांतर बार के सारे कुछ कदम चलने में भी संघर्ष कर रही थी। तभी पुनर्वास चिकित्सक उसके पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। अदिति जी, अगर आज आप कल की तुलना में 1 सेंटीमीटर भी आगे बढ़ी हैं तो यह एक बड़ी प्रगति है। दूसरों से तुलना मत कीजिए, केवल कल के अपने आप से लड़िए। उसकी बातों से उसे हिम्मत मिली। हां, हार नहीं माननी है, भले ही थोड़ा हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। उसके साथ हमेशा एक मजबूत सहारा उसके पिता थे। लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान ने वर्दी उतार दी और अपनी बेटी के पुनर्वास में लग गए। वह बेटी के खाने का ध्यान रखते, पुनर्वास प्रशिक्षण में साथ रहते और रात में थकी हुई बेटी के पैरों की मालिश करते। मेरी बेटी, आज तुमने बहुत अच्छा किया, सच में बहुत बहादुर हो। पिता का गर्मजोशी भरा प्रोत्साहन उसके लिए फिर से खड़े होने की सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसके पास और भी समर्थक आ गए। उसकी कहानी जानने वाले कई लोगों ने प्रोत्साहन पत्र और उपहार भेजे। विशेष रूप से उसके जैसे ही सेना में दुर्व्यवहार से पीड़ित पूर्व सैनिकों ने उससे मिलकर अपने अनुभव साझा किए और उसे हिम्मत दी। अदिति जी, आपकी वजह से हमें भी आवाज उठाने का साहस मिला है। यह मत भूलिए कि आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। उनके समर्थन से अदिति को एहसास हुआ कि उसका दर्द सिर्फ उसका अपना नहीं है। उसने जाना कि वह अपने अनुभव से दूसरों को उम्मीद दे सकती है। उसने पुनर्वास प्रशिक्षण के बीच में लिखना शुरू कर दिया। उसने अपने अनुभवों और भावनाओं को शांति से दर्ज किया। पहले तो अनाड़ी हाथों से कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना भी मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी लेखनी जल्दी इंटरनेट समुदायों के माध्यम से जानी गई और कई लोगों को गहराई से प्रभावित किया। शरीर के पुनर्वास के साथ साथ मन का पुनर्वास भी शुरू हुआ। उसने मनोवैज्ञानिक परामर्श लिया और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD को दूर करने का प्रयास किया। बुरे सपने अभी भी आते थे, लेकिन उसने अब उन सपनों में कैद न रहने की कोशिश की। पुनर्वास का रास्ता एक अंतहीन मैराथन जैसा था। कभी कभी वह इतनी थक जाती कि बैठ जाना चाहती, लेकिन वह फिर से उठ खड़ी होती। वह अब फौलादी हवलदार नहीं थी, लेकिन वह उससे भी मजबूत इंसान अदिति के रूप में फिर से जन्म ले रही थी। उसके कदम अभी भी अनाड़ी और धीमे थे, लेकिन वे निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे थे। निराशा की राख में वह एक नई उम्मीद का अंकुर उगा रही थी। समय बीतता गया और अदिति अंततः अस्पताल से छुट्टी पा गई। उसे अभी भी सहायक उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन उसकी हालत इतनी सुधर गई थी कि वह अकेले दैनिक जीवन के कार्य कर सकती थी। उसने आधिकारिक तौर पर मेडिकल ग्राउंड पर सेवानिवृत्ति ले ली और अपनी वर्दी उतार दी। सेवानिवृत्ति के दिन उसने अपनी प्रिय वर्दी लौटाते हुए मिश्रित भावनाएं महसूस की। जीवन भर का सपना, सैनिक का रास्ता इस तरह समाप्त हो गया था, लेकिन अजीब तरह से उसका मन शांत था। उसे लगा कि एक दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन एक और दरवाजा खुल रहा है। उसे एक नया मिशन मिल गया था। उसने अपने पिता के साथ मिलकर भारतीय सैनिक अधिकार केंद्र नामक एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की। यह सेना में सेवा के दौरान अनुचित व्यवहार या दुर्व्यवहार का सामना करने वाले सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करने के लिए एक संगठन था। लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान ने अपनी सेवानिवृत्ति निधि और व्यक्तिगत बचत से केंद्र की नींव रखी और अध्यक्ष बने। अदिति केंद्र की निदेशक बनी और वास्तविक संचालन की जिम्मेदारी संभाली। जैसे ही केंद्र खुला, देश भर से मदद के लिए आवाजें आने लगी। एक बूढ़े माता पिता जो अपने बेटे की अन्यायपूर्ण मौत की सच्चाई जानना चाहते थे, एक मां जिसका बेटा यूनिट में बदमाशी से पीड़ित था, एक पूर्व सैनिक जो प्रशिक्षण के दौरान घायल हो गया था लेकिन उसे उचित मुआवजा नहीं मिला था। वे सभी लोग, जिन्हें कहीं और अपील करने की जगह नहीं थी, केंद्र में आए। अदिति ने अपने अनुभव के आधार पर उनके दर्द को समझा और उनकी आवाजों को सुना। उसने वकीलों, सलाहकारों, पत्रकारों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ एक नेटवर्क बनाया ताकि पीड़ितों को व्यावहारिक कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और जनमत बनाने के अवसर प्रदान किए जा सके। वह खुद व्हीलचेयर पर बैठकर संसद और रक्षा मंत्रालय जाती थी। उन्होंने सैन्य मानवाधिकार से संबंधित कानूनों में संशोधन के लिए आवाज उठाई और नीतिगत बैठकों में भाग लेकर जमीनी हकीकत को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया।
पहले तो सैन्य अधिकारी उसे एक असुविधाजनक व्यक्ति के रूप में देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और तार्किक दलीलों पर ध्यान देने लगे। वह अब दुर्व्यवहार की पीड़िता नहीं थी। वह भारतीय सेना में मानवाधिकारों को स्थापित करने वाली एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और योद्धा बन गई थी। उसकी लड़खड़ाती बोली में किसी भी जनरल के हुक्म से ज्यादा ताकत थी और उसकी अनाड़ी चाल भारतीय सेना के लिए एक नया रास्ता बना रही थी। एक दिन केंद्र में एक पत्र आया। प्रेषक जेल में बंद विक्रम सिंह था। उसने पत्र में देर से ही सही अपनी गलती के लिए पश्चाताप करते हुए माफी मांगी थी। अदिति ने चुपचाप पत्र पढ़ा। उसके मन में अब उसके प्रति कोई घृणा या गुस्सा नहीं था। उसने जवाब नहीं लिखा। उसने सोचा कि माफी उसके और उसके बीच का मामला नहीं है, बल्कि जब वह अपने पापों का सच्चा पश्चाताप करते हुए जीवन भर जिएगा तब वह खुद इसे प्राप्त करेगा। उसकी नजरें अतीत पर नहीं बल्कि भविष्य पर थीं। उसके पास अभी भी बहुत कुछ करना था। जब तक इस देश के सभी युवा सम्मान के साथ पवित्र रक्षा कर्तव्य का पालन नहीं करते और स्वस्थ रूप से अपने परिवारों के पास नहीं लौटते, तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। यही उसका नया मिशन था और यही उसके जीने का कारण था। भारतीय सैनिक अधिकार केंद्र अदिति जैसे दर्द वाले लोगों के लिए सिर्फ एक सहायता संगठन से बढ़कर एक दूसरे के घावों को भरने और ठीक करने का एक समुदाय बन गया। केंद्र में हर हफ्ते उपचार की आवाज नामक एक स्वयं सहायता समूह की बैठक होती थी। अदिति भी इस बैठक में नियमित रूप से भाग लेती थी। पहले तो जो लोग अपना दर्द बताने में हिचकिचाते थे, वे भी जब अदिति ने शांति से अपने अनुभव साझा किए तो धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोलने लगे। एक युवा पूर्व सैनिक ने बताया कि सीनियर्स की पिटाई से उसने अपनी सुनने की क्षमता लगभग खो दी थी। एक और मां ने रोते हुए बताया कि उसके बेटे ने सेना में आत्महत्या कर ली थी और यूनिट ने मामले को व्यक्तिगत समस्या बताकर दबाने की कोशिश की थी। सभी के घाव एक जैसे थे। वे एक दूसरे की कहानियों को सुनते, एक साथ रोते और एक साथ गुस्सा करते। अकेले सहना मुश्किल था, लेकिन दर्द को साझा करके उन्हें यह दिलासा मिला कि यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ और हम अकेले नहीं हैं, कि एक मजबूत भावना महसूस हुई। अदिति ने महसूस किया कि इस समूह के माध्यम से वह खुद भी ठीक हो रही हैं। दूसरों के दर्द को समझने की प्रक्रिया में उसके अपने घाव भी धीरे धीरे भर रहे थे। वह अब सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित एक दुखी पीड़िता नहीं थी। वह एक बड़ी इंसान बन रही थी जो दूसरों के घावों को भर सकती थी। केंद्र ने कानूनी लड़ाई और नीति सुधार गतिविधियों के अलावा विभिन्न उपचार कार्यक्रम भी चलाए। कला चिकित्सा, संगीत चिकित्सा और बागवानी चिकित्सा के माध्यम से उन्होंने पीड़ितों को आघात से उबरने और आंतरिक शक्ति विकसित करने में मदद की। केंद्र के एक कोने में बने छोटे से बगीचे में एक साथ सब्जियां उगाते और साझा करते हुए उन्होंने खोए हुए दैनिक जीवन के महत्व को फिर से खोजा। एक दिन अदिति के पास एक विशेष अतिथि आया। ये उसकी पूर्व यूनिट हिमालयन ईगल्स रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के जवान थे। सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपराध बोध से पीड़ित उन्होंने हिम्मत करके उससे मिलने का फैसला किया था। मैम, हमें सच में माफ कर दीजिए। अगर हमने उस समय थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती, हम आपकी रक्षा नहीं कर सके। हमें बहुत खेद है। वे उसकी व्हीलचेयर के सामने सिर झुकाकर रो पड़े। अदिति ने गर्म मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। नहीं, सब उठो। मैं तुम्हारे मन को अच्छी तरह समझती हूं। उस स्थिति में किसी के लिए भी आगे आना मुश्किल था। खुद को दोष मत दो। तुम्हारा इस तरह आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं था, बल्कि उसने सोचा कि वे भी एक विशाल हिंसात्मक प्रणाली के अन्य पीड़ित थे। उसने उनके साथ चाय पीते हुए पूछा कि वे समाज में कैसे ढल रहे हैं और भविष्य के लिए उनके क्या सपने हैं। उस दिन के बाद सेवानिवृत्त चार्ली कंपनी के जवान केंद्र के मजबूत स्वयंसेवक बन गए। उन्होंने केंद्र के छोटे मोटे कामों में मदद की और पीड़ित सैनिकों की आवाज बने, अपने तरीके से अतीत के कर्ज को चुकाते हुए। कहा जाता है कि घाव घाव से ही भरता है। जब एक गहरा घाव वाला व्यक्ति समान घाव वाले व्यक्ति को सांत्वना देता है तो सच्चा उपचार शुरू होता है। अदिति और भारतीय सैनिक अधिकार केंद्र ठीक उसी उपचार के चमत्कार को बनाने वाली जगह थे। उन्होंने स्वेच्छा से एक दूसरे के घावों के लिए अपने कंधे दिए और उस एकजुटता की शक्ति दुनिया को बदलने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार बन रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर चौहान वर्दी उतारने के बाद एक शांत जीवन बिताते हुए लग रहे थे। वह हर सुबह अपनी बेटी को केंद्र छोड़ते और शाम को एक साथ घर लौटते। बेटी के लिए किराने का सामान खरीदना और अनाड़ी हाथों से रात का खाना तैयार करना उनका नया दैनिक कार्य था। लोगों ने सोचा कि फौलादी 3 स्टार जनरल अब एक साधारण पिता बन गए हैं, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। वह अब एक कॉर्प्स कमांडर नहीं थे, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी सेना के भीतर गहराई से बना हुआ था। उन्होंने अपने संपर्कों का उपयोग करके एक शांत क्रांति का नेतृत्व किया। वह नियमित रूप से सेना के शीर्ष नेतृत्व में अपने जूनियर जनरलों से मिलते थे। खाने की मेज पर वह धीरे से लेकिन चुभने वाली सलाह देते थे। आजकल के जवान हमारे समय से बहुत अलग हैं। अब सिर्फ दमनकारी नेतृत्व से सेना का नेतृत्व नहीं किया जा सकता। तुम्हें उनका दिल जीतने के लिए ईमानदारी से संवाद करना होगा।
और उनका सम्मान करना होगा। अपनी यूनिट में देखो कि कहीं कोई जवान अन्याय का शिकार तो नहीं हो रहा है। कमांडरों को खुद जाकर देखना चाहिए। दुर्घटना हमेशा अनदेखी जगहों पर होती है। उनकी हर एक बात सेवारत कमांडरों में एक भारी जिम्मेदारी और सतर्कता की भावना पैदा करती थी। वह अपनी बेटी के साथ हुई त्रासदी को दोहराने से रोकने के लिए अदृश्य रूप से सेना में बदलाव को लगातार प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने सांसद की रक्षा समिति के एक अनौपचारिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई। उन्होंने सांसदों को सेना की यथार्थवादी समस्याओं और सुधार की दिशा के बारे में बताया। उनकी विशेषज्ञ सलाह के कारण सैनिक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन को ठोस बल मिला। अदिति को अपने पिता के इन प्रयासों के बारे में देर से पता चला। एक दिन एक जूनियर जनरल केंद्र में आया और उसने उससे कहा, निदेशक मैम, आपके पिता अभी भी सबसे शक्तिशाली सैनिक हैं। वह अदृश्य रूप से हमारी सेना को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। हम सभी उनका सम्मान करते हैं और उनके आदर्शों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सुनकर अदिति अपने पिता के अध्ययन कक्ष में गई। वहां सैन्य पुस्तकों के साथ साथ सैन्य मानवाधिकार, मनोविज्ञान और नेतृत्व पर किताबें भरी हुई थी। मेज पर उस कानून के बारे में विश्लेषण सामग्री थी जिसे वह आगे बढ़ा रही थी और पिता की राय से भरे हुए नोट्स थे। उसे एहसास हुआ उसके पिता ने एक पल के लिए भी लड़ाई नहीं रोकी थी। बस युद्ध के सबसे अग्रिम मोर्चे पर लड़ने का तरीका अब बदलकर सबसे पीछे से चुपचाप समर्थन करने और रास्ता दिखाने का हो गया था। उस शाम उसने लिविंग रूम के सोफे पर अखबार पढ़ते हुए सोए हुए अपने पिता को देखा। जीवन भर एक सैनिक के रूप में बिताने वाले पिता के कंधे अब थोड़े छोटे हो गए थे और उनके सिर पर सफेद बाल भर गए थे। उसने चुपचाप जाकर अपने पिता के कंधे पर एक कंबल डाल दिया। वह अपने पिता की चौड़ी और मजबूत पीठ को देखकर बड़ी हुई थी। अब वह अपने पिता की थोड़ी थकी हुई पीठ को देखकर महसूस कर रही थी कि अब उसकी बारी है अपने पिता की रक्षा करने की। पिता और बेटी एक दूसरे के लिए सबसे मजबूत साथी और एक ही रास्ते पर चलने वाले सहयात्री थे। उनकी शांत लेकिन शक्तिशाली एकजुटता भारतीय सेना को और इस समाज को धीरे धीरे एक बेहतर जगह बना रही थी। एक वसंत के दिन अदिति को एक व्याख्यान के लिए अपने ऑल्मा मेटर भारतीय सैन्य अकादमी में आमंत्रित किया गया। कैडेटों को सच्ची सैनिक भावना और मानवाधिकारों पर व्याख्यान देने का अनुरोध था। उसके लिए आईएमएस सपनों और जवानी की जगह थी, लेकिन साथ ही ये दर्दनाक यादें भी ताजा करती थी। उसने बहुत सोचने के बाद व्याख्यान स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि भविष्य के अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा करना ही एक और त्रासदी को रोकने का सबसे निश्चित तरीका है। व्हील चेयर पर मंच पर खड़ी उसकी आकृति को देखकर सैकड़ों कैडेटों ने सांस रोक ली। उसने अपने सैन्य जीवन दुर्व्यवहार के कारण सहे गए दर्द और पुनर्वास प्रक्रिया और मानवाधिकार केंद्र की गतिविधियों तक सब कुछ ईमानदारी से बताया। सच्ची ताकत किसी को कुचलने से नहीं आती, ये कमजोरों की रक्षा करने और गिरे हुए साथी का हाथ पकड़कर उठाने वाले गर्मजोशी भरे दिल से आती है। जिन जवानों का आप भविष्य में नेतृत्व करेंगे वे आपके अधीनस्थ होने से पहले किसी के अनमोल बेटे और भाई हैं। उनकी गरिमा का सम्मान करें और उनकी आवाजों को सुनें। यही वह सच्ची सैनिक भावना है जिसकी देश आपसे अपेक्षा करता है। व्याख्यान ने एक बड़ी प्रेरणा और प्रतिध्वनि दी। व्याख्यान समाप्त होने के बाद जब वह सभागार से बाहर निकल रही थी तो एक मध्यम आयु वर्ग की महिला उनके पास आई और हिचकिचाते हुए बोली, आप निदेशक अदिति शर्मा हैं, है ना? थका हुआ चेहरा, गहरी उदासी से भरी आंखें। वह एक अजनबी महिला थी, लेकिन किसी तरह जानी पहचानी लग रही थी। जी मैं ही हूं, आप कौन हैं? महिला ने सिर झुकाकर कांपती आवाज में कहा, मैं विक्रम सिंह की पत्नी हूं। विक्रम सिंह, उस नाम को सुनते ही अदिति का दिल धक से रह गया। वह आदमी जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था, उसकी पत्नी। वह नहीं जानती थी कि क्या कहना है और बस महिला को देखती रही। महिला ने आंसू बहाते हुए कहा, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मेरे पति ने जो पाप किया है मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। उन्होंने आपको और आपके परिवार को जीवन भर न भरने वाले घाव दिए हैं। मुझे बहुत खेद है। वह अदिति की व्हीलचेयर के सामने घुटने टेकने की कोशिश करने लगी। अदिति ने घबराकर उसे रोका। ऐसा मत कीजिए, उठिए। यह आपकी माफी मांगने की बात नहीं है। नहीं, मेरे पति का पाप मेरा भी पाप है। मुझे नहीं पता था कि वह इतना राक्षस जैसा इंसान है। मुझे पता था कि वह हमेशा पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ होने के जुनून से पीड़ित था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतना भयानक काम करेगा। जब सब कुछ सामने आया तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया ढह गई है। उसने सिसकते हुए अपनी कहानी सुनाई। पति के गिरफ्तार होने के बाद दुनिया की उंगलियों से बचने के लिए बच्चों को लेकर एक अनजान जगह पर जाना पड़ा और हर दिन एक अपराधी की तरह छिपकर रहने का दर्दनाक जीवन। वह भी अपराधी का परिवार होने के कारण एक और तरह के दर्द से पीड़ित थी। अदिति ने बिना कुछ कहे उसकी कहानी सुनी। घृणा का पात्र विक्रम सिंह, लेकिन उसकी पत्नी के आंसुओं के सामने वह जटिल भावनाओं में घिर गई। एक व्यक्ति का पाप कितने लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकता है। उसने उस त्रासदी के बोझ को एक बार फिर महसूस किया।
मैं आज यहां आपसे माफी मांगने के लिए नहीं आई हूं, मैं बस पूरे दिल से माफी मांगना चाहती थी और मैं आपको यह देना चाहती थी। महिला ने अपने पास से एक पुराना लिफाफा निकाला और अदिति को दिया। लिफाफे में वह पैसा था जो उसने और उसके बच्चों ने कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके बचाया था। कृपया इसे पीड़ितों के लिए इस्तेमाल करें, इससे हमारे पाप धुल तो नहीं सकते, लेकिन हम थोड़ा सा चुकाना चाहते हैं। अदिति उस पैसे को स्वीकार नहीं कर सकी। उसने लिफाफा महिला को लौटाते हुए कहा, मैं आपकी भावना का सम्मान करती हूं, यह पैसा आप और आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल करें। यह सुनिश्चित करना कि आपके बच्चे बिना किसी चोट के सही ढंग से बड़े हों, यही आपका सबसे अच्छा प्रायश्चित होगा। और उसने धीरे से जोड़ा, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना करूंगी। यह वह सबसे अच्छी सांत्वना और माफी थी जो वह दे सकती थी। महिला उसकी बातों पर और जोर से रो पड़ी और काफी देर तक सिर नहीं उठाया। अप्रत्याशित मुलाकात इस तरह खत्म हुई। अदिति लौटते हुए कार में अपने जटिल मन को शांत नहीं कर पा रही थी। घाव देने वाला घाव पाने वाला और उनके आसपास के लोग, त्रासदी कभी भी सरल नहीं होती, लेकिन उसने उस जटिल त्रासदी के धागे में भी एक उम्मीद की किरण देखी। वह थी मनुष्य की समझ, करुणा और क्षमा की संभावना। कई साल और बीत गए। भारतीय सेना में बहुत कुछ बदल गया था। भारतीय सैनिक अधिकार केंद्र के प्रयासों और राष्ट्रीय हित के बीच सेवा संस्कृति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। बेशक अभी भी छोटी बड़ी घटनाएं होती थीं, लेकिन अतीत की तरह संगठित रूप से सच्चाई को छिपाने या पीड़ितों को नजरअंदाज करने की घटनाएं बहुत कम हो गई। सेना दर्द के माध्यम से एक स्तर और परिपक्व हो रही थी। अदिति के जीवन में भी कई बदलाव आए। वह अब व्हील चेयर या सहायक उपकरणों पर निर्भर नहीं थी और थोड़ी अजीब तरह से ही सही अपने दोनों पैरों पर चल सकती थी। यह वर्षों के कठिन पुनर्वास और उसकी कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति का एक चमत्कार था। वह अब भारत की सबसे प्रभावशाली मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक बन गई थी। उनकी कहानी पर नाटक और फिल्में बनी, जिससे कई लोगों को प्रेरणा मिली और उनकी लिखी किताब बेस्टसेलर बन गई। उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया, लेकिन वह अभी भी एक सादा जीवन जीती थी। हर सुबह केंद्र जाकर पीड़ितों की आवाजें सुनती और सप्ताहांत में अपने पिता के साथ बगीचे में काम करती। एक साफ शरद ऋतु के दिन वह अपने पिता के साथ उस जगह गई जहां हिमालयन आईगल्स रेजिमेंट हुआ करती थी। यूनिट भंग होने के बाद दूसरी यूनिट के साथ एकीकृत हो गई थी और अब उसके निशान भी धुंधले पड़ गए थे। वह एक समय के परेड ग्राउंड, जो अब एक चौड़ा खुला मैदान था, पर खड़ी हुई। पापा, यहीं पर मैं पहली बार कैप्टन विक्रम सिंह से मिली थी और यहीं पर आप हेलीकॉप्टर से उतरे थे। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ अतीत को याद किया। अब वह याद दर्दनाक नहीं थी, दर्दनाक लेकिन उसे विकसित करने वाला जीवन का एक टुकड़ा जिसे वह स्वीकार कर सकती थी। राजवीर चौहान अब सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति हो गए थे। उन्होंने बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब मैंने उस दिन तुम्हारा फोन उठाया था तो मुझे लगा था कि मेरी दुनिया ढह गई है, लेकिन अब सोचता हूं तो वह दिन ढहने का नहीं, बल्कि सब कुछ नए सिरे से शुरू होने का दिन था। हाँ पापा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दोनों काफी देर तक बिना कुछ कहे लाल होते शरद ऋतु के आसमान को देखते रहे। तभी अदिति का मोबाइल फोन बजा। यह केंद्र का एक युवा कार्यकर्ता था। निदेशक, मैम, अभी एक अच्छी खबर आई है। जिस सैन्य मृत्यु जांच विशेष अधिनियम को हम इतने समय से आगे बढ़ा रहे थे, वह आखिरकार संसद में पारित हो गया। सच में अदिति की आंखें बड़ी हो गईं। वर्षों की मेहनत का फल मिलने का क्षण था। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी। ठीक है, समझ गई। सबको बता देना कि उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं भी जल्दी आती हूं। फोन काटने के बाद वह उमड़ती भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी और आसमान की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में गर्म आंसू भर आए, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे, वे कृतज्ञता और खुशी के आंसू थे। वह अब एक सैनिक नहीं थी, लेकिन वह किसी भी सैनिक से ज्यादा मजबूत तरीके से देश की रक्षा कर रही थी। टूटे हुए पंख फिर से उगाए थे और वे पहले से भी अधिक चौड़े और ऊंचे आसमान की ओर उड़ने के लिए तैयार थे। अदिति, उसके नाम की तरह उसने निराशा की जमीन पर खड़े होकर आखिरकार अपना एक नया आसमान खोल लिया। उस आसमान के नीचे और कोई भी युवा घायल न हो, उसका यह सपना अब हकीकत बन रहा था। उसकी लड़ाई और उसका जीवन जारी रहेगा, उस चमकते हुए आसमान की तरह। उपसंहार, फौलाद टूटता नहीं। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे एक आदमी पुराने टीवी के सामने बैठकर समाचार देख रहा था। स्क्रीन पर एक महिला आत्मविश्वास से पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी। पत्रकार, निदेशक अदिति शर्मा, इस विशेष कानून के पारित होने पर आपकी क्या भावनाएं हैं? अदिति, यह मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने सच्चाई के लिए एक साथ लड़ाई लड़ी। मैं उम्मीद करती हूं कि यह कानून एक ऐसे भारत के निर्माण की नींव बनेगा जहां और कोई सैनिक या उनके परिवार अन्यायपूर्ण मौतों से पीड़ित न हो। आदमी स्क्रीन पर दिख रही महिला को खाली नजरों से देखता रहा। यह वही महिला थी जिसे उसने एक समय कुचलने और नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वह टूटी नहीं, बल्कि वह और भी मजबूत और महान बनकर दुनिया को रोशन कर रही थी।
आदमी विक्रम सिंह हल्का सा मुस्कुराया। यह एक आत्मोपहासपूर्ण हंसी थी, लेकिन उसमें बहुत हल्की सी श्रद्धा भी मिली हुई थी। उसे एहसास हुआ जिसे उसने तोड़ने की कोशिश की थी वह एक महिला सैनिक नहीं थी, वह मानव गरिमा और न्याय में एक अटूट विश्वास था। सच्चा फौलाद उसके भीतर था, यह उसे बहुत देर से समझ आया। उसने चुपचाप टीवी बंद कर दिया और अपनी बची हुई लंबी सजा का सामना करने लगा। उसी समय अदिति भारतीय सैनिक अधिकार केंद्र की छत पर बने बगीचे में अपने सहयोगियों के साथ एक छोटी सी जश्न पार्टी कर रही थी। युवा कार्यकर्ताओं को हंसते बोलते देखकर वह एक संतोषजनक मुस्कान के साथ मुस्कुराई। एक कार्यकर्ता ने उसके पास आकर पूछा, निदेशक मैम, आपका अगला लक्ष्य क्या है? अदिति ने एक पल के लिए रात के आसमान को देखा। अनगिनत सितारे चमक रहे थे। खैर, बस आज की तरह हमें जो करना है वो एक एक करके करते रहना है। ऐसा करते करते दुनिया थोड़ी थोड़ी बेहतर होती जाएगी, है ना? उसका जवाब सादा था, लेकिन उसमें एक गहरा विश्वास था। पार्टी खत्म होने के बाद वह अकेले रहकर शहर की रात की रोशनी को देखने लगी। उन अनगिनत रोशनियों के नीचे इस क्षण भी कोई ना कोई अनदेखी जगह पर दर्द सह रहा होगा। उसका रास्ता अभी भी लंबा था, लेकिन वह अब डरी हुई नहीं थी। उसके साथ उसके मजबूत पिता और साथ लड़ने वाले सहयोगी थे, और सबसे बढ़कर उसके अपने भीतर किसी भी परीक्षा में न टूटने वाली एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उसने अपने दोनों पैरों पर मजबूती से जमीन पर खड़े होकर रात के आसमान की ओर धीरे से फुसफुसाया। फौलाद टूटता नहीं, वह बस और भी मजबूत होता है। उसका जीवन ही इसका प्रमाण था। घने अंधेरे से गुजरने के बाद ही एक सितारा और भी चमकता है। उसी तरह अदिति का जीवन अब सबसे ज्यादा चमकना शुरू हो गया था। वही इस युग की उम्मीद थी।